आप लोग सब पेन कॉपी वगैरह निकाल लीजिए और नोट करते जाइए सारी चीज़ें, ठीक है। MS वर्ड मैंने चलाया था कि जो कुछ मैं टाइप करूँगा वो आप लोग नोट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें अकाउंटिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। नज़र आ रहा है सबको? अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? टेल मी, अकाउंटिंग क्या चीज़ है? अकाउंटिंग में क्या करते हैं? क्योंकि टाइम ज़ाया हुआ है तो बहुत तेज़ी से चलना पड़ेगा मुझे। कितने लोग अकाउंटिंग जानते हैं? मैंने ये सवाल किया था पहले। अच्छा ठीक है। अकाउंटिंग में हम हिसाब किताब करते हैं किसी भी बिज़नेस का। क्या करते हैं? हिसाब किताब करते हैं किसी भी बिज़नेस में, किसी कंपनी में। अगर आपको कोई हिसाब किताब करना हो तो आप अकाउंटिंग में कर सकते हैं। और अकाउंटिंग में 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स का जानना ज़रूरी है। अकाउंटिंग में 5 मेन एलिमेंट्स होंगे जिनका जानना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लाइबिलिटीज़। कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं, वजह मतलब पता नहीं था कि लिखना भी होगा। अगर आज का सेशन है तो उसको लिखना भी है। अच्छा चलें नोट कर लें। वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन हो सकता है रिकॉर्डिंग अगर प्रॉब्लम में आ गई तो क्या करेंगे, नोट कर लें। लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंस। 5 चीज़ें चलें, सुनते भी जाइए। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। 5 चीज़ों पे अकाउंटिंग बेस करती है। 5 थिंग्स। अकाउंटिंग 5 चीज़ों से चलती है। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ठीक है, लिख लिया? आगे चलें। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिससे हम बिजनेस को रन करते हैं। अब मैं एक एक करके एसेट्स के बारे में लिखता जाऊंगा। कैश आपका एसेट है कि नहीं? बिजनेस चलता है कैश से कि नहीं? बिल्कुल है। कैश इन हैंड के नाम से याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कैश हमारा एसेट है, बिल्कुल। एक एसेट हमारा पेटी कैश होता है। स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे रखे जाते हैं बिजनेस में, इसको पेटी कैश कहते हैं। देखिए 2 किस्म के कैश हैं। एक तो कैश इन हैंड है। अगर कोई बिजनेस है तो आपके पास कुछ कैश होता है जिससे आप बिजनेस को रन करते हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे एक्सपेंस करने हो तो पेटी कैश को रखा जाता है, ठीक है। कैश एट बैंक। बैंक में भी पैसे रखे जाते हैं बिजनेस के, कारोबार के, तो ये भी आपका एसेट होता है। एसेट से मुराद तमाम चीज़ें, इससे बिजनेस चलाया जाएगा, ठीक है। कैश एट बैंक। ऑफिस सप्लाईज। कौन बताएगा ऑफिस सप्लाईज क्या होता है? कुछ लोग कह रहे थे अकाउंटिंग आती है। अच्छा चलें। ऑफिस सप्लाईज क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें जो ऑफिस में आप रख लेते हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम, इसको ऑफिस सप्लाईज कहा जाता है। तो ये भी ऑफिस में मौजूद होगा। देखिए अगर आप एक शॉप भी खोलेंगे तो एक रजिस्टर तो बनाएंगे ना, पेन तो रखेंगे ना, स्टेपलर तो रखेंगे, आप लोग स्केल रखेंगे, पेंसिल, इरेजर वगैरह। तो ये ऑफिस सप्लाईज भी ऑफिस का हिस्सा है। तो ये हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स जिनसे बिजनेस को रन किया जाएगा, ठीक है, बिजनेस को रन किया जाता है। सबसे पहले एसेट्स अकाउंटिंग में देखे जाते हैं कि आपके एसेट्स कितने हैं। तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये पीएचडी में भी बनाएंगे, और यही एसेट्स हमारे पास नॉर्मली हमारे हर बिजनेस में यही होते हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज क्या बताया मैंने? स्टेशनरी वगैरह के आइटम, और फिर दूसरी चीज़ें छोटी छोटी जो यूज़ के लिए होती हैं, जैसे क्रॉकरी भी हो सकती है। ऑफिस में क्रॉकरी भी रखी होती है। अगर आप ऑफिस में कभी कोई जॉब करता होगा तो बहुत से ऑफिस में किचन भी होता है, फ्रिज भी रखा होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो किचन में रखी वो भी आपके ऑफिस सप्लाईज में आएंगी, ठीक है। ऑफिस कंप्यूटर। देखिए जब ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस का एक कंप्यूटर भी होगा जिस पे काम करेंगे। 1 होगा, 2 होंगे या 10 होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऑफिस कंप्यूटर भी आपके एसेट्स हैं। ऑफिस के कंप्यूटर्स, चाहे एक कंप्यूटर हो या इससे ज़्यादा हो, ऑफिस कंप्यूटर्स आपके एसेट्स हैं।
इसमें आप काम करेंगे तो हिसाब किताब, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गई ना हर चीज़। देखिए हर चीज़ कंप्यूटर पे, जो पीएचडी हम करेंगे, एक्सेल पढ़ा होगा, उसमें भी हिसाब किताब होता है, कैलकुलेशंस वगैरह हो जाती हैं। तो पीएचडी में भी कैलकुलेशंस होती हैं। एक्सेल की खूबी ये है कि उसमें फार्मूला लगाना पड़ता है। सम करना है तो इज इक्वल टू सम लिखना है आपने, एवरेज निकालना है तो इज इक्वल टू एवरेज करना है। लेकिन पीएचडी में कुछ नहीं करना होगा, ये टोटल वगैरह सारी कैलकुलेशन खुद करेगा। सिर्फ आपको अकाउंटिंग के रूल्स को इसमें अप्लाई करना होगा। तो अकाउंटिंग रूल्स अभी शुरू करेंगे पीएचडी में। पहले मैं 5 चीज़ें समझा दूँ आपको जल्दी से, ठीक है। ऑफिस कंप्यूटर्स आपके एसेट्स हैं। अच्छा जी, ऑफिस में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? फर्नीचर नहीं होगा क्या? ऑफिस फर्नीचर भी आपका एसेट है, ऑफिस का फर्नीचर। सही है ना भाई? ज़रूरी बात है कि अगर आप एक ऑफिस शॉप भी लेंगे तो थोड़ा बहुत फर्नीचर तो होगा। सही है। अच्छा जी, एक एसेट होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अब ये कैसा एसेट है अकाउंट रिसीवेबल? अकाउंट रिसीवेबल एक्चुअली इज द एसेट, ये वो पैसे होते हैं जो हमने अपने कस्टमर्स से लेने होते हैं। देखिए समझिएगा, हम किसी को उधार पे कोई चीज़ दे देते हैं तो वो पैसे वापस लेंगे या नहीं लेंगे? बाद में लेंगे ना। अगर आप में से कोई कस्टमर हो मेरा, मैं आपको ये लैपटॉप उधार पे दे दूं तो बाद में पेमेंट करेंगे ना। तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है हमारा फंसा हुआ पैसा है किसी के पास, वो वापस आना है। हमारे पैसे कहीं फंसे हुए वापस आएंगे, इसको अकाउंट रिसीवेबल। देखिए रिसीव करने से निकला ये वर्ड, अकाउंट रिसीवेबल। तो इसीलिए इसको अकाउंट रिसीवेबल लिखा जाता है। अकाउंटिंग के ज़बान में इसको अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है, वो पैसे जो कस्टमर से रिसीव करने। ठीक है। अच्छा जी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसा एसेट होता है? वो चीज़ जो बेची जाएगी वो भी तो आपका एसेट है। फर्स्ट कीजिए आप एक शॉप खोल लें, मोबाइल शॉप या किसी और चीज़ की शॉप है आपकी, तो जो चीज़ें आप लोग सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है, इन्वेंट्री। ठीक है। अब शुरू से बताइए, कैश इन हैंड वो पैसे जो बिजनेस में रन करते वक्त हमारी ज़रूरत के लिए काम आएंगे। ठीक है। पेटी कैश, स्मॉल अमाउंट जो छोटे छोटे एक्सपेंस के काम आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको चाय मंगानी है ऑफिस में बैठे हुए, अब एग्जांपल देता हूँ, कैश इन हैंड आपके पास 10,000 है और पेटी कैश आपके पास 500 रुपये। पेटी कैश कम होता है, कैश इन हैंड ज़्यादा होता है। आपको चाय मंगानी है तो 10,000 के नोट निकालेंगे, 500 निकालेंगे पहले, क्योंकि वो अलग से एक अमाउंट रखा जाता है छोटे छोटे एक्सपेंस जो डेली किए जाते हैं उसके लिए। तो हम उसके लिए पेटी कैश में से पैसे निकालते हैं, कैश इन हैंड को संभाल के रखते हैं, हमेशा बड़ा अमाउंट होता है। अच्छा, बैंक से भी तो नहीं निकालेंगे कि जाओ बैंक से पैसे निकालो, अगर नहीं है पैसे ख़त्म हो गए तो बैंक से निकाले जाएंगे, अदरवाइज़ आपके ऑफिस में पड़े हुए होते हैं पैसे। तो पेटी कैश छोटे छोटे एक्सपेंस के लिए। अच्छा, और ऑफिस सप्लाइज क्या होती हैं? स्टेशनरी वगैरह और ये क्रॉकरी वगैरह। ठीक है। ऑफिस कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही होता है जो ऑफिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऑफिस फर्नीचर ऑफिस का फर्नीचर होता है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? जो पैसे आपने कस्टमर से लेने, उधार पे माल दे दिया, अब आपने लेने, इसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है। इन्वेंट्री क्या है? जो बेचे जाएगी, द आइटम यू वांट टू सेल आउट, जो चीज़ बेचनी है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको समझा दी, क्या चीज़ है? एसेट्स। अब क्या है? लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि आपकी कोई जिम्मेदारी भी तो होती है। कुछ ऐसी चीज़ें बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं जो आप उससे बच नहीं सकते, करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अकाउंट्स पेएबल। अभी आपने अकाउंट्स रिसीवेबल पढ़ा था, ये पेएबल क्या हो गया? अगर हम उधार पे ख़रीदेंगे तो हमें भी तो पेमेंट करनी है वापस, ऐसा होगा या नहीं? लेट्स सपोज कि आपने कुछ ख़रीदा, आपकी एक शॉप है, मोबाइल शॉप, मोबाइल फ़ोन आप सेल आउट करते हैं। आपने उधार पे किसी कंपनी से 100 मोबाइल्स नोकिया के ले लिए, 100 आपने सैमसंग के ले लिए। आपने कहा पेमेंट 1 महीने बाद करेंगे आप, तो पेमेंट करेंगे या नहीं? इसको अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। पेएबल पे करने से निकला है, रिसीवेबल रिसीव करने से निकला है, पेएबल पे करना। भाई इंग्लिश तो पढ़ी होगी ना थोड़ी बहुत। पे का मतलब पे करना, देना। रिसीव का मतलब लेना। ठीक है। तो पेएबल देने से निकला। ठीक, अकाउंट्स पेएबल। अच्छा जी, सेल्स टैक्स पेएबल। सेल्स टैक्स पेएबल क्या चीज़ है? गवर्नमेंट कहती है हर मोबाइल पे हम 18% या 17% टैक्स लेंगे। टैक्स देंगे या नहीं? आप
देना पड़ेगा ना। भाई जो सही बिजनेसमैन होते हैं असल वो टैक्स देते हैं। तो टैक्स पेएबल का मतलब क्या, देना या लेना है? पेएबल आ गया ना इसमें भी, देना है। अच्छा, इनकम टैक्स पेएबल, इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट कहती है जब आपकी इनकम बढ़ेगी और इतने लाख हो जाएगी तो आप हमें भी कुछ परसेंट दिया करो, साल में एक मरतबा ही दे दिया करो। इमरान खान साहब कह रहे हैं हमें भी दिया करो, टैक्स दिया करो। तो इसको इनकम टैक्स पेएबल कहते हैं। देना है गवर्नमेंट को, साल में एक मरतबा देना है आपने, टैक्स देना होता है। सेल्स टैक्स अलग होता है, वो हर सेल्स टैक्स क्या होता है, हर आइटम पे अलग अलग होता है। यानी एक चीज़ 1 लाख की है, लेट सपोज 1 लाख की है, 17% कितना टैक्स हो गया, कितने की हो गई वो चीज़? अगर 1 लाख का कोई मोबाइल है 17% टैक्स लगाएं तो कितने का हो गया? 1,17,000 का। कम तो नहीं होगा ना भाई, 1 लाख का है आईफोन, 17% टैक्स भी है तो 1,17,000 का मिलेगा मार्केट में, 17% टैक्स भी तो देना है। अब 1,17,000 का आपने सेल किया और इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने कहा 5% दो एक मोबाइल पे। लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है कि जो टोटल आपका अमाउंट बनता है सालाना, ये उस पर पे कर दिया जाता है। यानी आपके रेवेन्यू जो है, साल में 1 करोड़ रुपए कमाए आपने, अल्लाह करे आप लोग ऐसे बिजनेसमैन बने, करोड़ों रुपए कमाए, महीने में कमाए, तो वो साल में आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे कर देते हैं। ठीक है ना, ये होता है। 12 रूल्स होते हैं वो भी कि कितना करना है, किसको क्या है, वो तो एक रूल्स की बात है। तो इनकम टैक्स समझ में आ गया। 2 चीज़ें समझ में आई। एसेट्स क्या होते हैं, जिससे बिजनेस रन होता है। लाइबिलिटीज़ वो जिम्मेदारी है जो पेमेंट से रिलेटेड है, देनी है। ठीक है, अच्छा जी। इक्विटीज़, इक्विटीज़ में 2 चीज़ें याद रखिएगा, कैपिटल और ड्राइंग। देखिए, कैपिटल का मतलब होता है कि मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल किसे कहते हैं? जो पैसा बिजनेस में लगाया जाएगा, चाहे 10 साल पहले लगाया गया हो या आज लगाया जाए, इसको कैपिटल कहते हैं। सही है। वैसे कैपिटल का मतलब बड़ा भी होता है। इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, आप सोच रहे होंगे कैपिटल क्यों कह रहे हैं, तो अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब है बड़ा सरमाया जो बिजनेस में लगाया जाएगा, चाहे कभी भी लगाया हो। ठीक है। ड्राइंग का मतलब क्या, अब आप कह रहे होंगे ड्राइंग तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अकाउंटिंग में ड्राइंग भी होती है, तस्वीरें बनाएंगे हम लोग, वो ड्राइंग नहीं है। विड्रॉ, ड्राइंग की दूसरी मीनिंग होती है विड्रॉ करना, और एक और मीनिंग होती है ड्रॉ करना। इसमें मीनिंग है विड्रॉ करना। अगर एक ऑनर, देखिए पैसे कौन लगाता है बिजनेस में? ऑनर लगाता है या उसके जो वर्कर्स हैं वो लगाते हैं? ऑनर लगाएगा ना। तो ये जो कैपिटल होता है ये ऑनर इक्विटी ही होती है। यानी इक्विटीज़ का मतलब, अकाउंटिंग में देखिए हो क्या रहा है। अकाउंटिंग एक तो एसेट्स पे बात कर रही है, कितने एसेट्स से बिजनेस चल रहा है, फिर लाइबिलिटीज़ पे बात कर रही है कि आपकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, फिर अकाउंटिंग ये आपसे पूछना चाह रही है अकाउंटिंग के भाई ये बताइए कि आपके जो ऑनर हैं उन्होंने क्या किया बिजनेस के लिए। उन्होंने 2 काम किए होंगे, एक तो इन्वेस्ट किया होगा। अच्छा, बिजनेस में मैं एक बिजनेस करूं, इन्वेस्ट कर दूं, घर लेके जाऊंगा नहीं पैसा, अपने लिए लेके जाऊंगा या नहीं ले जाऊंगा घर? तो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है। भाई ऑनर की सैलरी होती है नहीं? नहीं। क्या होता है? ऑनर की ड्राइंग होती है। ऑनर की सैलरी नहीं होती, ऑनर की ड्राइंग होती है। वर्कर्स काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी दे सकते हैं। ऑनर 1 लाख रुपए अगर रोज़ाना कमा रहा है तो वो अपने लिए जितने चाहे ले जाए, सैलरी को अलग रख दे बस जिनको सैलरी देनी है, तो वो ड्राइंग होती। कैपिटल का मतलब पैसा लगाया, ड्राइंग का मतलब पैसा पर्सनल यूज़ के लिए ले गए, किसी और के नहीं, पर्सनल यूज़, इसको ड्राइंग कहते हैं। भाई ऑनर का बिजनेस है ना, आप में से कोई बिजनेसमैन है, किसी की शॉप, कोई किसी के साथ काम करता हो, भाई की शॉप आपकी, किस चीज़ के? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो भाई ऑनर होता है तो जितने पैसे कमाएगा वो उसी के हैं ना। अब उसमें वो अपने एक्सपेंसेस भी निकालेगा, लाइबिलिटीज़ भी निकालेगा, सैलरी भी देगा किसी की, जो बचेंगे वो ऑनर के ही है ना। तो ऑनर जो पर्सनल यूज़ के लिए घर ले जाता है उसको ड्राइंग कहते हैं, और वो पैसा जो लगाता है उसको क्या कहते हैं? बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं? लिखा हुआ है कैपिटल।
भाई मैंने फर्स्ट कीजिए एक शॉप खोली, 10 लाख रुपए लगा दिए, सारी चीज़ें आ गई, फर्नीचर आ गया है, कंप्यूटर लगा लिया, मोबाइल्स खरीदे मैंने। मैं एग्जांपल मोबाइल की रखूँगा ताकि आपका जहन बना रहे, एक ही एग्जांपल रहेगी शाम तक। मोबाइल शॉप खोल ली, शोकेस बनाए खूबसूरत अलमारियों में, हमने मोबाइल्स के सेट और डब्बे ला के लगा दिए, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। सारी चीज़ें भी तो खरीदेंगे ना, जब 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो ये चीज़ें भी तो खरीदूंगा ना। अब बिजनेस शुरू हुआ, पहले महीने में मैंने 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। सेल ज़्यादा होती है, प्रॉफिट सेल के बाद निकलता है। देखिए फर्स्ट कीजिए 1 लाख की सेल हुई मेरी, 1 लाख की सेल हुई, तो क्या सारी सेल ही मेरे प्रॉफिट है क्या? वो क्यों नहीं है? उसमें एक्सपेंस भी होंगे, मुझे ऑफिस का रेंट भी देना होगा, मैंने जो चीज़ें खरीदी थी उनकी कॉस्ट भी निकालनी होगी। तो जो दे दिला के बचेगा वो प्रॉफिट होता है ना बेटा। यानी सारे सैलरीज दे दी, बिजली का बिल भर दिया, ऑफिस का रेंट दे दिया, अब 1 लाख में से मुझे फर्स्ट कीजिए कि 50,000 रुपये बच गए, वो मेरा प्रॉफिट है। तो वो 50,000 में सारे खर्च कर दूंगा। अच्छा बिजनेसमैन तो कभी खर्च नहीं करता फौरन, वो आधे खर्च करेगा, आधे बैंक में डाल देगा। ऐसा भी तो होता है ना। ये तो नहीं होगा 50,000 आपको नजर आए प्रॉफिट है, फौरन ही खर्च कर दिए। करते होंगे लोग, लेकिन ये गलत रूटीन होती है। 50,000 में आपने कहा 50 मैंने कमाए तो 50 में रोक लूं, बचा लूं, 50 खर्च कर लेता हूं। तो ये 50 जो घर ले जाएंगे वो क्या है? ड्राइंग। और जो पैसा 10 लाख लगाया था वो क्या है? कैपिटल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज, इक्विटीज, अब रेवेन्यू। रेवेन्यू से मुराद क्या होती है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका रेवेन्यू किस तरीके से आ रहा है, अर्न कैसे कर रहे हैं, आप जो पैसा कमा रहे हैं अर्निंग कैसे हो रही है आपकी अर्निंग। भाई देखिए ना, आप अगर मोबाइल शॉप खोल लेते हैं या गाड़ियों का शोरूम खोल लेते हैं, यहाँ थोड़ी मिसाल में चेंज करता हूँ एग्जांपल, या कोई चावलों का कारोबार कर लेते हैं, जैसे करीम कारोबार को देखा है पीछे, है ना, कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो आपकी अर्निंग, करीम कारोबार वाले की अर्निंग किस चीज़ से? चावल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना लोग, राइस से है ना। अच्छा, राइस की बहुत सी किस्में होंगी इनके पास, आपको पता ही है, ख़वातीन ज़्यादा जानती हैं। बासमती भी होगा, तरह तरह के। अच्छा, मोबाइल्स की अगर हमारा बिजनेस है तो मोबाइल की किस्म एक ही होती है, अलग अलग होती हैं। वीवो भी होगा, सैमसंग भी होगा, नोकिया भी होगा, जो भी है, ठीक है, मोबाइल्स। अच्छा, गाड़ियों का शोरूम है तो गाड़ियाँ अलग अलग होंगी, सुजुकी भी हो सकती है, होंडा भी हो सकती है, टोयोटा भी हो सकती है, ऐसा ही है ना। अच्छा, तो रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि बिजनेस में आपको ये पता होता है, अकाउंटिंग में ये आपको बताना होता है कि रेवेन्यू किस चीज़ से आ रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना अभी, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज और रेवेन्यू, ये असल में चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जो पीएचडी में बनाने हैं। अभी हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले एक अपना सिस्टम को सही करने के लिए हम लोग कुछ अकाउंटिंग थोड़ी सी सीख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा एक दिन में। तो एक आइडिया आपको हो जाएगा कि पीएचडी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये बड़े ज़रूरी हैं। ये अकाउंटिंग के चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है। 5 मैंने कहा इसमें 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ये 5 चीज़ें अगर आपको पता है बिजनेस की, तो आप अकाउंटिंग को और बिजनेस को सही तौर से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चौथी चीज़ पे आ गए और ये है हमारा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है, किस चीज़ का बिजनेस है? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इसकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? यानी सरमाया आ रहा है आपके पास, सरमाया, पैसा। अब फर्स्ट कीजिए मैं आगे लिख देता हूं कि ये भाई मैं सेल करता हूं नोकिया मोबाइल, तो इसका क्या मतलब हुआ सेल नोकिया मोबाइल? हमारा बिजनेस मोबाइल्स का है और हम सेल करते हैं नोकिया मोबाइल, तो हमारे पास रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा सेल सैमसंग मोबाइल, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम सेल करते हैं सैमसंग का भी मोबाइल, उसका भी पैसा आता है, ठीक है। फिर हमने कहा सेल वीवो मोबाइल, इसका क्या मतलब हुआ? हम वीवो का भी मोबाइल सेल करते हैं, इसका भी पैसा आता है। इस तरह हजारों आइटम्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ना। एक और ले लेते हैं, सेल क्यू मोबाइल,
ठीक है, सेल क्यू मोबाइल, इसका क्या मतलब हुआ, हम क्यू मोबाइल भी सेल करते हैं, उसका पैसा आता है, सेल करेंगे तो प्रॉफिट आएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया। रेवेन्यू से मुराद है ये तमाम चीज़ें जो आप बेच रहे हैं। अगर करीम कारोबार से हम बात कर लें और उसका अकाउंट बनाए तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, करीम कारोबार ये लिखेगा सेल नोकिया मोबाइल, क्या लिखेगा वो, उसका अकाउंटेंट क्या कहेगा, सेल बासमती राइस, फिर सेल कर्नल राइस, सेल पूनम राइस, सेल टोटा राइस। मुझे भी याद है, मैंने जॉब की हुई है यहाँ पे, जब मैं टीचर नहीं था तो यहाँ करीम कारोबार के यहाँ मैंने चंद कुछ महीने जॉब की थी। जब ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 93-4 की, जब मैं कॉलेज में था, मैंने यहाँ जॉब की थी और बड़ी मतलब सिंपल सी जॉब थी। हमें चावल भरने होते थे बोरियों में, दैट्स इट। यानी एज ए कह के आप जैसे कि मजदूर होता है, मैंने की थी एक, वैसा भी वक्त आया था। मैंने यहाँ इसलिए बड़ा याद रहता है मुझे, और यहाँ मैं बड़े शौक से पढ़ाने इसलिए आता हूँ कि जब भी मैं आता हूँ पहले वहाँ से गुजरता हूँ। मुझे याद आता है 93, मैंने कहा देखो यहाँ जॉब की थी, चावल की बोरियाँ भरते थे। लेकिन एजुकेशन आपको आगे पहुँचा देती है ना। तो एजुकेशन यानी, और आईटी का दौर है, आईटी का दौर, आ जाए, आईटी का दौर है। और लेकिन ये मोबाइल का दौर है। पहले मेरे वर्कशॉप्स होते थे ना, जब ये मैं बात बता रहा हूँ, जब ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं आया था, आ जाओ बेटा बैठ जाओ, तो स्टूडेंट्स पहले आते थे, टीचर बाद में आता था। अब उल्टा है। चलें खैर आगे चलते हैं। अब करीम कारोबार वाले कैसे लिखेंगे, सेल राइस के हिसाब से बनाएंगे ना। अच्छा, गाड़ियों का शोरूम है तो, अगर गाड़ियों का शोरूम है तो जारी बात है कि गाड़ियों का सेल टोयोटा, बात समझ रहे हैं मेरी, सेल सुजुकी, सेल होंडा सिविक, सेल वेट्स, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो रेवेन्यू का मतलब हो गया कि तमाम अकाउंट जिनसे आपकी सेल होती है, ऐसा ही है। अगर आपका जनरल स्टोर होगा तो क्या होगा, सेल जूसेस, जनरल स्टोर की शॉप है, सेल बिस्किट्स, सेल कैंडीज, कैंडीज टॉफियों को कहते हैं, कैंडीज टॉफी को कहते हैं, हमारे टॉफी कहते हैं, असल वर्ड होता है कैंडी। अच्छा, कुकीज, हम बिस्किट कहते हैं, असल वर्ड होता है कुकीज। चलें खैर, सेल हम इस तरह से बनाएंगे ना, ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेल है, क्या ये तमाम चीज़ें जो हम सेल करते हैं क्या परचेज नहीं करते? जब सेल करते हैं तो परचेज के भी अकाउंट्स बनेंगे। जब सेल आपने बनाया है तो परचेज के हेड से अकाउंट्स भी बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे, परचेज नोकिया मोबाइल, फिर परचेज सैमसंग मोबाइल, परचेज वीवो मोबाइल। अब जो लोग लेट आए बस वो देखते रहें, रिकॉर्डिंग होगी तो ले लीजिएगा इनसे। परचेज क्यू मोबाइल। अकाउंटिंग थोड़ी सी आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, आपको ये डायरेक्ट रटा हुआ काम ना हो कि पीएचडी चलाना तो आ गया, अब ये पता ही नहीं है एसेट्स क्यों बनाए थे, लाइबिलिटीज क्यों बनाई थी। ठीक है भाई, अब देखिए रेवेन्यू और ये परचेजेस नज़र आ गई। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब सेल ही है। मैं अगर ब्रैकेट में इसको यूं भी लिख दूं तो गलत नहीं होगा कि रेवेन्यू मीन्स आपकी सेल्स हैं, सही है, और परचेजेस आपकी परचेजेस हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें सेल करेंगे, जितनी चीज़ें सेल करेंगे परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो परचेज का अकाउंट बनेगा कि नहीं। शुरू से चलिए, अब लेट तो हो ही गए, कोई बात नहीं, 7 बजे तक बैठेंगे शाम के, कोई भी नहीं भागेगा। एसेट्स जारी बात है, बीच में ब्रेक भी है, जुम्मा भी है, जारी बात है, तो 7 बजे तक बैठेंगे। घर पे कॉल कर दें आप लोग, कोई नहीं जाएगा 7 बजे से पहले। एसेट्स क्या चीज़ है, एसेट्स जिन चीज़ों से बिजनेस रन होता है एसेट्स होते हैं। जल्दी जल्दी आप देखती जाइए, बाद में आप ले लीजिएगा रिकॉर्डिंग। एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं,
लाइबिलिटीज ना, हाँ सॉरी, कैश इन हैंड, पेडी कैश, कैश एट बैंक, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस कंप्यूटर, ऑफिस फर्नीचर, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। सब समझ में आ गया? कुछ पूछना जल्दी से बोलें, एंड करते हैं, चार्ट अकाउंट पे पीएचटी पे जाते हैं। सही है, आ गया समझ में? अच्छा, लाइबिलिटीज क्या चीज़ है? जिम्मेदारियां। अकाउंट पेएबल वो पैसा जो आपने देना है, रिसीवेबल वो था जो लेना है, सेल टैक्स जो देना है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स की सूरत में। इक्विटीज, इक्विटीज कैपिटल, अगर ऑनर ने पैसा लगाया तो कैपिटल कहलाता है, और अगर अपने पर्सनली उसके लिए किया तो ड्राइंग। रेवेन्यू, सेल्स के अकाउंट, बेचा क्या है, बेचा क्या है आपने। अब चाहे वो आप चावल बेच रहे हो या फिर मोबाइल या गाड़ियां या फैक्ट्री हो किसी चीज़ की बना के, कोका कोला, पेप्सी कोला बेच रहे हो आप लोग, ठीक है, या गुटखा बेच रहे हो, उससे कोई गर्ज नहीं है, बिजनेस होता है वो भी, ठीक है भाई, अल्लाह ना करे कोई ये बिजनेस करे। परचेज में क्या है, जो चीज़ सेल की जाएंगी वही परचेज भी होंगी, तो परचेज के अकाउंट्स भी बनेंगे। देखिए अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज़ सेल होगी वो परचेज हो रही है कि नहीं। अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं तो कहीं से लेते तो होंगे ना मोबाइल्स, तो इसके परचेज अकाउंट भी बनेंगे। अब आखिर में आ जाएगी, आखिरी चीज़ है एक्सपेंसेस। भाई एक्सपेंस होगा या नहीं बिजनेस में? कोई बिजनेस ऐसा बता दें जो एक्सपेंस के बगैर हो, नहीं है ना। छोटी सी शॉप पे छोटे मोटे एक्सपेंस होंगे, बिजली का बिल तो होगा या रेंट होगा, तो चलिए जी एक्सपेंस कोई भी ले लेते हैं। रेंट एक्सपेंस हो सकता है ना, रेंट एक्सपेंस बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, सैलरीज एक्सपेंस हो सकता है, ऐसा है ना, सैलरीज एक्सपेंस हो सकता है। अच्छा जी, लंच का एक्सपेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हैं? लंच अगर आप करते हैं ऑफिस में या एम्प्लॉयज़ को करवाते हैं तो होता है या नहीं। अच्छा, टी एक्सपेंस हो सकता है, कोई लंच कराए ना कराए टी तो एक्सपेंस होता ही है, बहुत से ऑफिस में टी फ्री होती है, लंच बाहर जाके कर लें आप, ठीक है, ये भी एक्सपेंस है। अच्छा, फ़ोटो कॉपी होती है कि नहीं, फ़ोटो कॉपी बाहर से करा रहे हैं, जो भी है फ़ोटो कॉपी का एक्सपेंस होता है। ट्रैवल एक्सपेंस होता है कि नहीं। अब किसी एम्प्लॉय को बोला जाओ सदर रिक्शा करके जाओ, सदर से चाय की पत्ती ले आओ, वो सदर से जा रहा है, आने जाने के 200 रुपये लग गए, एक्सपेंस हुआ कि नहीं। एक्सपेंस किसका हुआ? ऑफिस वालों का हुआ ना, वो एम्प्लॉय जो गया था रिक्शे में वो थोड़ी भरेगा पैसे रिक्शे के, ये ट्रैवल एक्सपेंस हो गया। तो कितने एक्सपेंस हो सकते हैं ऑफिस में? हज़ारों हो सकते हैं। ऐसे तो आप सोचें तो पता चला कि डोनेशन देना है, ईदी वाले आ गए, भाई डोनेशन दो, आपने 1500 या 5000 दे दिए, डोनेशन एक्सपेंस हुआ, चलिए ये भी बना लेते। डोनेशन एक्सपेंस यानी जो खैरात वगैरह दे रहे हैं वो भी, डोनेशन एक अलग चीज़ होती है। एम्स एक्सपेंस, डोनेशन तो वो होता है जो आपने दिल से दे देते हैं, 1000 5000 10,000 किसी भी कंपनी को। एम्स होती है खैरात, फ़कीर आ गए, अब उन्हें आपने कहा जाओ 20 रुपये दे दो, ये अलग है, वो डोनेशन नहीं होता, एम्स होती है खैरात। अच्छा जी, ये समझ में आ गए, ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो एक्सपेंस तो हज़ारों हो सकते हैं, अगर आप जहन में लाएं, बोले ये खर्चा भी होता है, बिजली का बल्ब लगाना होता है, कभी ये होता है, एक्सपेंस होता है, सही है। तो 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, अगर अकाउंटिंग आपको सही से सीखनी है तो आप 5 चीज़ों को याद रखेंगे। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंस। अब कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो बोलें, फिर मैं पीएचडी की तरफ चलता हूँ, क्योंकि ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स थे, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जो हमने थोड़े बहुत सीख लिए, ठीक है। अब बताइए, किसी को कोई चीज़, कोई सवाल है तो रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाएं या फिर मुझे बताएं तो मैं आपको दोबारा से बताऊं। बताइए, कोई सवाल है? जारी बात है, सेशंस होते हैं तो सवालात तो निकलते हैं ना उसमें। एसेट्स वो चीज़ें जिनसे बिजनेस चलेगा, लाइबिलिटीज़ जिम्मेदारी यानी जो पेमेंटें करनी है आपने, इक्विटीज़ ऑनर के अपने पर्सनल अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट का और पैसे घर ले जाने का, रेवेन्यू सेल्स, किस चीज़ की सेल है, और परचेज किस चीज़ की परचेज है, वही सेल भी है, एक्सपेंस जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। इनको चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, यानी अगर मैं इन सारी चीज़ों का एक नाम दूं तो उसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाया है हमने। ये लिखना ज़रूरी है कि हमने जो अभी तक सीखा है इसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स का चार्ट, अकाउंट्स का चार्ट कहते हैं, सही है। जब ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाती हैं और हिसाब किताब करना होता है अकाउंटेंट को, तो अकाउंटेंट कैसे हिसाब किताब करेगा, थोड़ा सा मैनुअल देखते हैं, फिर हम कंप्यूटराइज पे जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। थोड़ा सा मैनुअल देख लेते हैं।
फर्स्ट कीजिए आप ये सारी चीज़ें समझ गए, आप किसी कंपनी में जॉब करने गए, आपको एसेट्स पता है उसके। अच्छा, अब एसेट्स में एक चीज़ बताइए कि एसेट्स में मैंने एक जगह लिखा है कैश एट बैंक, बैंक का नाम नहीं लिखा मैंने। आप लोग क्या करेंगे जब जॉब करेंगे? कैश एट बैंक का नाम देंगे। भाई देखिए, हर कंपनी के 4-4 अकाउंट्स भी हो सकते हैं बैंक्स के। अभी मैंने डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दी थी, तो वहाँ पे उनके कोई 30-35 तो बैंक अकाउंट्स ही हैं, डाउ मेडिकल के 30-35, और हर बैंक अकाउंट में उनके बिलियंस। वो तो हमें तो देखना पड़ा तो हमें मालूम हुआ बिलियंस सारी बातें पैसे पड़े हुए। तो मैं कह रहा था कि जितने बैंक्स होंगे, कैश एट HBL, कैश एट MCB, कैश एट ये, कैश एट वो, तो ऐसे बनाएंगे। एक बैंक तो नहीं होगा ना, अगर एक बैंक है तो एक ही रहेगा आपका अकाउंट, अगर एक बैंक है तो आप एक ही बैंक बनाएंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा, फिर कैश एट बैंक के साथ आप बैंक का नाम लिखते जाएंगे। ठीक है भाई। तो अकाउंटेंट अब हिसाब किताब करेगा कैसे? अकाउंटेंट हिसाब किताब ऐसे करेगा कि उसको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स का पता हो। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स का पता होना भी जरूरी है आपको। देखिए, एक तो होता है 2 और 2 4, वो डेबिट क्रेडिट नहीं होता। और मजे की बात यह कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अकाउंटेंट्स हैं जिनको अकाउंटिंग नहीं आती, जो बिजनेसमैन है। लेट सपोज आपके मोहल्ले में कोई जनरल स्टोर है, तो वो भी एक रजिस्टर पे लिखता होगा कि मैंने क्या सेल किया, क्या परचेज किया, किसी को उधार कितना दिया, किसी से उधार पे कितना लिया। देखिए, बिजनेस जो होता है, छोटा सा भी बिजनेस हो, जनरल स्टोर खोल लें आप छोटा सा कोई, उसमें क्या होगा, वॉल्स वाले आएंगे, आइसक्रीम रख के चले जाएंगे फ्रीज़र के साथ, पैसे बाद में दे दीजिएगा। पेप्सी वाले का ट्रक आएगा, कोल्ड ड्रिंक उतार के जाएगा, पैसे बाद में दे देना, और दे देना, फ्रीज रख के चला जाएगा। ठीक है। बिस्किट्स वाले आएंगे, बिस्किट्स के डब्बे रख के चले जाएंगे, रख लीजिए, पैसे 8-10 दिन बाद, महीने बाद दे दीजिएगा। यही होता है बिजनेस का तरीका, यही है। होलसेल बिजनेस ऐसे ही होता है। सही है। तो आप खरीदे जा रहे हैं चीज़ें, पेमेंट भी तो करेंगे ना, तो क्या आप रजिस्टर पे लिखेगा नहीं वो जो आप लिखेंगे नहीं? अगर आप कोई बिजनेसमैन है आप में से कोई, तो रजिस्टर पे लिखेंगे ना, पेप्सी वालों से इतने क्रेड्स आए, वॉल्स की इतनी आइसक्रीम आई, लू के इतने बिस्किट्स आए, पीक फ्रिंस के इतने आए, लिखेंगे कि नहीं? इतने पैसे पेप्सी को देने, इतने वॉल्स को देने। फिर मोहल्ले की खवातीन आ गई, भाई वो देना, शाम में आएंगे तो दे देंगे पैसे। अब वो लिखोगे या नहीं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, हकीकत है कि नहीं? ऐसा होगा ना, होता है। तो जो आप लिख रहा है, वो जो जनरल स्टोर वाला लिख रहा है, वो अकाउंटेंट है कि नहीं? नहीं है, फिर भी लिख रहा है। फिर भी वो अपना हिसाब किताब बना लेता है, उसको पता है मोहल्ले से इतने लेने और मैंने इतने देने। तो वो अकाउंटिंग के बगैर अकाउंटिंग कर लेता है। आपको अकाउंटिंग के साथ सीखनी, यानी आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स को आना जरूरी है। वो बेचारा मैट्रिक पास भी नहीं होता, लेकिन उसको हिसाब किताब पता होता है। तो अब अकाउंटेंट कैसे ये काम करता है? अकाउंटेंट ऐसे नहीं करता कि 2 और 2 4 कर दे। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स होंगे। अब डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या है? एसेट्स, पहला रूल एसेट्स का लिखिए। एसेट का रूल क्या होता है कि अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे। अभी मैं करके बताऊंगा। अगर एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, बढ़ेंगे तो। अगर एसेट्स डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। अकाउंटिंग का रूल डेबिट क्रेडिट के बगैर नहीं चलता। अकाउंटेंट बनने के लिए डेबिट क्रेडिट का आना बहुत जरूरी है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट कम होगा तो। और ये याद रखें, जब भी हम अकाउंटिंग पे हिसाब किताब करेंगे, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। लाजमी डेबिट क्रेडिट साथ साथ चलेंगे। ये नहीं होगा कि खाली डेबिट कर दिया, क्रेडिट किया ही नहीं, या क्रेडिट कर दिया, डेबिट नहीं किया। अगर कोई चीज डेबिट है तो कोई चीज क्रेडिट होती है, अगर कोई चीज क्रेडिट है तो कोई चीज डेबिट होती है। अभी पहले रूल्स लिख लीजिए। अच्छा भाई, एसेट्स में क्या होगा? एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एसेट डिक्रीजेस होंगे तो क्रेडिट। अब लाइबिलिटीज, इंक्रीज होंगी अगर, लाइबिलिटीज में क्या होगा? अगर ये इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी।
अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी लाइबिलिटीज। बहुत आराम से पढ़ना है 7 बजे तक, सोना वोना नहीं है। एक ही दिन की तो क्लास है, क्या हुआ तो, ठीक है भाई। डिक्रीज डेबिट, अगर लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी। देखें एसेट बढ़ रहा था तो डेबिट हो रहा था, देख लीजिए आप, लेकिन लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। अभी क्या हो रहा है अभी आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी मुझे करना पड़ेगा आगे जाके आपको समझाने के लिए, पहले रूल्स लिखवा दूं। फिर क्या है जनाब, इसके बाद लाइबिलिटीज के बाद क्या है, इक्विटीज। इक्विटीज का भी ऐसे ही है, इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। सही है, इक्विटीज भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, डिक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगी। सही है। अच्छा अब क्या था इसके बाद, रेवेन्यू। रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। पहले आखिरी रूल लिख दूं, फिर मैं आपको इसको डेमो करके दिखाता हूं ये क्या है, असल में है क्या ये चीज। आखिरी चीज एक्सपेंस है। अब एक्सपेंसेस, परचेजेस को इसमें नहीं लिया जाता क्योंकि परचेज एक्सपेंस में लिया जाता है। परचेज एक्सपेंस का ही पार्ट है, इसलिए सिर्फ एक्सपेंस नहीं लूंगा, एक्सपेंस को ले रहा हूं। एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। अब इसकी समरी कर लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं डेबिट क्रेडिट का चक्कर क्या। आप लोग परेशान हो गए होंगे, कितना आसान आसान कंप्यूटर पढ़ रहे थे, वर्ड पढ़ रहे थे, टाइपिंग कर ली, बॉक्स बना दिया, कलर करके खुश हो गए, एक्सेल में गए, सम किया, एवरेज किया, मैक्सिमम मिनिमम, इफ कंडीशन, वी लुकअप किया, समझ में आ गया होगा, किया है ना। ग्राफ बना लिया, फिल्टर कर लिए, चलो वो तो आसान था। अब ये डेबिट क्रेडिट में कहाँ फंस गए, तो दुनिया चली डेबिट क्रेडिट पे रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स अकाउंटेंट की होती हैं, फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनर की होती हैं आजकल, ग्राफिक डिज़ाइनर की भी बड़ी जॉब्स आ रही हैं आजकल। खैर अब इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए समराइज कैसे करूंगा मैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक जैसे रूल्स में, इसमें आपने नोट किया होगा, एसेट्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंस का रूल एक ही है, ये दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, ओहो, और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम था, इसमें मैंने अलग अलग लिखवाया था ना, इसलिए समझ में नहीं आया। अब एक रूल है, एसेट और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, जो डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बचा फिर, अब 3 बच गए, क्या थे, लाइबिलिटीज, प्लस इक्विटीज और रेवेन्यू। अब इनका रूल क्या है, जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, ये इसकी समरी लिख दी मैंने, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। समरी ऑफ, मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है भाई, समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट्स, सही है, एसेट प्लस एक्सपेंस का क्या होगा, इंक्रीज होंगे जब डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू का क्या होगा, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। सही है। अब डेबिट क्रेडिट कैसे हो रहा होता है, देखिए अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं इसको। ब्रेक कितने बजे देना होगा आज अनीस, 1-1:30 बजे, पूरे 1 बजे देना होगा। नमाज का देख लेना टाइमिंग कितने बजे है, 12:45 बजे, चलें ठीक है।
सही है भाई, क्लियर। अच्छा अब देखिए डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे होता है। एग्जाम्पल्स देखिएगा, एग्जाम्पल्स फर्स्ट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, बिजनेस में शुरू से देखें बिल्कुल, इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, पैसा आया बिजनेस में गया। बताएं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, आया या गया? आया। तो क्या होगा, पैसा आया तो कैश डेबिट हुआ कि नहीं? कैपिटल क्रेडिट। देखिए बिजनेस में पैसा आया, आ गया, कैश डेबिट हो गया। देखिए मैं ये दिखा रहा हूं आपको, नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूं। कैश क्या हो गया? कैश बढ़ा है ना, बिजनेस में आया है। तो मैंने क्या लिखा था, रूल क्या लिखा था कि अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। कैश क्या चीज है? कैश क्या चीज है? एसेट नहीं है कैश। अभी मैंने पढ़ाया तो था आपको शुरू में कि देखिए ये आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ये कैश एंड किस में आ रहा था? एसेट्स में। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो कैश बिजनेस में आया, बढ़ गया ना, तो कैश डेबिट कर दिया मैंने। देखिए डेबिट क्रेडिट की मीनिंग ये नहीं होता कि डेबिट से बढ़ेगा क्रेडिट से कम होगा, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं। कुछ लोग किताबों में लिखते हैं डेबिट का मतलब बढ़ना, क्रेडिट का मतलब कम होना है, ऐसा नहीं है। एसेट और एक्सपेंस में ऐसा ही है, लेकिन 3 रूल्स में ही उल्टे हो जाते हैं रूल्स, तो इसकी मीनिंग कुछ भी नहीं है। जी हाँ, डेबिट समझ लें, इसलिए तो इसके फैक्ट्स को समझना होगा, क्योंकि रूल्स के मुताबिक देखें तो डेबिट को अगर हम देखते हैं तो एसेट और एक्सपेंस में ये बढ़ रहे होते हैं। और अभी मैंने लिखवाया कि लाइबिलिटीज इक्विटीज में ये इंक्रीज हो तो क्रेडिट हो रहे होते हैं। अच्छा चले कर लेते हैं किताबों में जो लिखा है, कम्स इन डेबिट, कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, लिख लें। चले आप लोग, होता है ऐसा ही है किताबों में, लेकिन रूल्स को ये वेरी कर रहा होता है। ये लिख लीजिए। डेबिट मीन्स कम्स इन, आना किसी चीज का, क्रेडिट गोज आउट, ऐसा है। चलें, लिखा हुआ है, पाकिस्तानियों ने इसकी मीनिंग्स लिखी हुई, अंग्रेज नहीं लिखते। वो कहते हैं ये वेरी कर रहा होता है, चेंज कर जाता है। ठीक है। अच्छा अब मैंने कहा कि देखें आपके बिजनेस में कैश लगा, दुकान के लिए आपने 10 लाख रुपए लगाए, पैसा जा आपके जहन में तो होगा जा रहा है, वो बिजनेस में आया है। 10 लाख बिजनेस के लिए आपने जमा किए हैं, बिजनेस के लिए आए हैं, तो वो डेबिट हुए ना। अच्छा क्यों आए वो 10 लाख रुपए, क्यों आए हैं बिजनेस में? इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? कैपिटल। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऑनर इन्वेस्ट करेगा तो उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है ना, ये लेक्चर आप बार बार सुनिएगा, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, तो बार बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं बार बार सुनने से आती हैं। ठीक है, तो कैश बिजनेस में आया तो कैश के रूल के मुताबिक कैश क्या हो गया? तो कैपिटल भी तो बिजनेस में आया ना, ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इसका इक्विटी का रूल है कि जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लिखा हुआ है, देखें यहां पे दोनों चीजें बढ़ी हैं, दोनों चीजें बढ़ी हैं, कैश भी बढ़ा, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। रूल के मुताबिक कैश बढ़ता है तो डेबिट साइड पे होता है, और इक्विटी बढ़ती है तो ये देख लें, ये रूल्स लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इक्विटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे। बिल्कुल ऐसा है कि शुरू में नहीं समझ में आता, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। चलें, ये वाली एंट्री आप याद रखें, बाकी समझ में आ जाएंगी गारंटी से। ठीक है, क्योंकि पहली एंट्री है इन्वेस्टमेंट की, थोड़ी मुश्किल होती है। सेकंड एंट्री देखिएगा। सेकंड एंट्री है परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर। अब तो समझ में आएगा क्या आया बिजनेस में, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? आया बिजनेस में फर्नीचर, डेबिट क्या होगा? फर्नीचर डेबिट कर दें। फर्नीचर क्या होगा? अच्छा जितने का भी आया आगे अमाउंट भी लिख सकते हैं, जैसे रुपीस लिखना हो, रुपीस 1 लाख लिख दें, वो तो लिखना पड़ेगा ना अमाउंट कितने का है। फर्नीचर डेबिट करूं, क्रेडिट क्या करना है?
गया क्या है देखें, आप समझ में आना शुरू होगा। फर्नीचर आया आपके पास तो कुछ गया भी तो होगा। आप चले, अच्छा चले रूल्स को याद ना रखें, आप रूल्स को भूल जाएं, जहन में तो आ रहा है ना। फर्नीचर आया तो गया क्या है? कैश। कैश पे भी हो सकता है एंट्री, या बैंक से भी आप चेक दे सकते हैं। बैंक से, बैंक भी क्रेडिट हो सकता है, यानी इसमें दो चीजें हो सकती है, फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश एंड डेबिट हो सकता है, या फिर या बैंक से भी पेमेंट हो सकती है। पेडी कैसे हो सकती है कि नहीं? क्योंकि पेडी के छोटे एक्सपेंस के लिए 1 लाख का एक्सपेंस है ये। अच्छा, जितना डेबिट का अमाउंट होगा, जैसे 1 लाख है तो इतना ही क्रेडिट का होगा, कभी चेंज नहीं होता ये। यानी ऐसा ना हो कि आपने 1 लाख डेबिट किया तो 50,000 क्रेडिट कर दिया, इक्वल करना होता है इसको, ठीक है। तो फर्नीचर आपने खरीदा, फर्नीचर आपके ऑफिस में आ गया तो क्या हुआ? कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्या है? कैश या बैंक का पैसा आपका गोज आउट है, क्रेडिट हो गया। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ऑफिस, थर्ड एंट्री, परचेस्ड, ऑफिस, कंप्यूटर। ऑफिस का कंप्यूटर लिया आपने, ऑफिस में आपके कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, आपने कंप्यूटर लिया। कंप्यूटर क्या हो गया? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट हुआ। अब समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आ गया ना। कम्स इन डेबिट कितना हुआ भाई? कितने का आया? रुपीज, बस कीजिए 50,000। क्या चीज गई? कैश। कैश या बैंक में लिख देता हूं, चले सर, कैश और बैंक क्रेडिट। कितने से? 50,000। सही है, अब आ रहा है समझ में? डेबिट क्रेडिट आता जाएगा, आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। पीच ट्री पे तो कुछ भी नहीं है, वो तो स्टेप्स लिखेंगे हम, पीच ट्री में कैसे काम करना है। असल चीज तो अकाउंटिंग है ये, ठीक है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अब आपने परचेज, अच्छा एंट्री नंबर 4, परचेज्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या चीज थी? इन्वेंट्री मैंने बताई थी। इन्वेंट्री क्या चीज थी? इन्वेंट्री शायद मैं बताना भूल गया हूं जल्दी में। इन्वेंट्री पता क्या चीज है? जो बेचेंगे, जो बेच रहे हो वो क्या है आपकी शॉप में? इस वक्त मोबाइल शॉप है ना आपकी, तो इस वक्त इन्वेंट्री आपके मोबाइल है। उस वक्त मैं इस पर डिटेल में नहीं बता सका। तो इन्वेंट्री वो चीज है जो आपने बेचनी है। क्या चीज आई आपके ऑफिस में? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डेबिट हुई, मोबाइल आपने बेचने हैं, आपने खरीदे, बेचने हैं तो खरीदेंगे आप। आपने फर्स्ट कीजिए रुपीस 5 लाख के खरीद लिए। सही है, गया क्या? देंगे, अभी बेचा थोड़ी है, अभी खरीदा है। अभी आई है इन्वेंट्री आपके पास, इन्वेंट्री आई है अभी आपके पास, ये भी है इसमें, लेकिन डबल एंट्री बनती है। परचेज का भी है, अभी परचेज मैंने नहीं लगाया इसमें, वो पीएचटी खुद लगा लेता है, इसलिए आपको लगाने की जरूरत नहीं। पीएचटी में जाएंगे तो परचेजेस भी खुद लगाता है वो, लेकिन अभी इन्वेंट्री ही डेबिट होती है। वो इन्वेंट्री डेबिट 50,000 से का क्या गया? कैश और बैंक क्रेडिट। कितने से? 5 लाख से, सॉरी 5 लाख से आपने मोबाइल खरीदे। अब आपके पास आपने 10 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में। भाई कितने पैसे लगाए थे बिजनेस में? मैंने ये अमाउंट नहीं लिखा था, लेट्स सपोज 10 लाख थे, ठीक है। यानी बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 10 लाख। फर्नीचर कितने का आया? 1 लाख। कितने के आपने कंप्यूटर खरीदा? 50,000। 1.5 लाख ये हो गया। कितने की इन्वेंट्री खरीदी? कितने पैसे चले गए? 6.5 लाख चले गए, ऐसा ही है ना। कितने बचे? 3.5। अब कंप्यूटर का काम यह है कि वो आपको बताए कि आप 10 लाख बिजनेस में लाए थे, 3.5 बचे हैं, ये खर्चा हो गया, ये खरीद लिया आपने, ऐसा ही है ना। कंप्यूटर क्या करेगा? पीएचडी जो आज आप करेंगे वो ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा कि आप इतने पैसे लाए थे, इतने की चीजें खरीद ली, तो ये पड़ा हुआ है, नहीं हिसाब किताब बना के खुद ही दे देगा आपको। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट करना है। अब आगे चलते हैं, थोड़े से डेबिट क्रेडिट और देख लेते हैं।
अच्छा जी, आपने कितनी एंट्रीज हो गई? 5 एंट्री नंबर 5। पेड के इलेक्ट्रिक का बिल पे कर दिया 7,000 रुपए फ्रॉम बैंक। बैंक से 7,000 का बिल आया आपका, आपकी शॉप का बिल 7,000 रुपए आया, आपने वो बैंक के चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू पे कर दिया। अब पहले ही बताइए, पैसे आए या गए? गए हैं तो कैश क्या होना चाहिए? कैश डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट? क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि गोज आउट, ऐसा ही है, पैसे जा रहे हैं ना, तो कैश क्या होना चाहिए? डेबिट क्या होना चाहिए? के इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंस, ये एक्सपेंस होता है, ये डेबिट होना चाहिए। भाई पैसे क्यों गए हैं, वजह असल में अब आपको दूसरी टेक्निक पे समझाना पड़ेगा मुझे। वजूहात की बिना पे डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं आप लोग, रूल्स को छोड़ दें, ठीक है? भाई पैसे गए, क्यों गए? कि इलेक्ट्रिक बिल था आपका 7,000 का, इसलिए ये डेबिट हुआ। और पैसे क्यों के गए हैं, कौन से गए? एचबीएल बैंक से गए, लेट्स सपोज, या चले मैं बैंक मैंने बनाया नहीं, कैशियर बैंक लिख लेता हूं। कैशियर बैंक क्या होगा? क्रेडिट, ऐसा ही है भाई। कैश आया या गया इसमें, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपको एंट्री समझनी है तो कैश को ध्यान में बिठा लें, कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो, और कैश क्यों आ रहा है वो वजह क्रेडिट, कैश क्यों जा रहा है वो वजह डेबिट। कैश क्यों जा रहा है इसमें? क्योंकि एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दें, कैश को क्रेडिट कर दें, ठीक है? अभी आगे देखिए कैश, अच्छा कैश आता कब है? पहले बात करें कैश जाता कब है। कैश जाता कब है? आप एक ये फर्ज करें शॉप है, कैश जा क्यों रहा होगा? एक्सपेंस में जाएगा, किसी की सैलरी दे दी, बिल भर दिया, रेंट भर दिया, ये परचेजेस में नहीं जा रहा। अभी आपने कंप्यूटर खरीदा, जा रहा था ना कैश? अभी आपने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, जा रहा था कैश? आया कब था? पहली एंट्री में आया था, इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट में आया था कैश। अच्छा, और कब आएगा? देखिए इन्वेस्टमेंट में तो आपका अपना ही पैसा बिजनेस में आया ना, आपने कमाया तो कुछ भी नहीं। अब आएगा कैसे? सेल से आएगा। मसलन अब देखिए जो 6th एंट्री में करने जा रहा हूं, सोल्ड बेच दिया, सोल्ड का मतलब बेचा, 1 सैमसंग मोबाइल, एक सैमसंग मोबाइल आपने बेचा, रुपीस फर्स्ट कीजिए 20,000, 20,000 का एक सैमसंग का मोबाइल आपने बेचा और ऑन कैश बेचा, ऑन कैश यानी कैश आया, कैश की शक्ल में पैसा आया। अब ये समझने वाली बात है, कैश आया या गया? आप बताएं, आपको ज्यादा समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, कैश आया या गया? सेल की है, कैश आया या गया? सेल में आएगा ना पैसा, आप कोई चीज बेचेंगी तो पैसा भी चला जाएगा, चीज भी चली जाएगी आपकी। भाई चीज गई है तो पैसा आया ना, तो पैसा क्यों आया आपके पास? चलें यहां कर देते हैं जी, कैश आपका, क्योंकि डेबिट पहले कर रहा हूं तो डेबिट पहले ही हो रहा है, कैश डेबिट हो गया 20,000। क्यों हुआ डेबिट? मोबाइल गया तो ही कैश आया ना, इसका मतलब सेल ऑफ मोबाइल, सेल ऑफ सैमसंग, ऐसा ही है, भी ऐसा ही है, होगा तो यही। पैसा क्यों आएगा? दो चीजों में पैसा आ रहा है आपके पास, ये रट लें बात। एक इन्वेस्टमेंट के वक्त जब पैसा खुद लगाते हैं बिजनेस में, डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। दूसरा कब आ रहा है? भैया आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के मुताबिक भी तो अकाउंटिंग को सोचें। बस यही शॉप है, समझे, इस कमरे में हमारी शॉप है, पैसा आ रहा है, आपने पैसा लगा दिया, शॉप खोल के बैठ गए आप, आपने कोई भी शॉप खोल ली, पहली मर्तबा तो आपने लगाया था, पैसा आया था 10 लाख, अब बार बार सेल करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा जाएगा क्यों? या तो एक्सपेंस होगा, कोई आएगा भी मुझे डोनेशन दे दो, कोई आएगा कहेगा बिल भर दो, कोई आएगा कहेगा खाना खिला दो, एक्सपेंस होगा कि नहीं? रेंट भर दो, ये एक्सपेंस है। दूसरा पैसा कब जाएगा? पहला तो एक्सपेंस पे जाएगा,
परचेजिंग करनी पड़ेगी आपको, किसी कंपनी के पैसे देने, कभी किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ, तो पैसा जाएगा ना। दो चीजों में कैश पैसा जा रहा है, एक्सपेंस में और परचेजिंग में। ठीक है, ऐसा है। क्या कभी ऐसा भी होगा कि हम कुछ खरीद लें पैसा ना जाए? क्यों नहीं हो सकता? हमने कुछ खरीद लिया पैसा ना जाए, और हमने कुछ बेच दिया पैसा ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। उधार में ऐसा ही होगा, आपने खरीदा पैसा रोक लिया। अब देखिए एक एंट्री इस तरह की भी दो एंट्रीज कर लेते हैं इस तरह की भी। सोल्ड, पहले परचेज की कर लेते हैं। परचेज्ड अ टेबल ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 की एक टेबल खरीदी सपोज अपने ऑफिस के लिए। आपको पसंद आ गई कहीं से, आपके जानने वाले थे, उन्होंने कहा 20,000 की देंगे आपको, ठीक है, आपने कहा 20,000 की है। ऑन अकाउंट, अगर यहां अकाउंटिंग में आपको नजर आ जाए लिखा हुआ ऑन अकाउंट, इसका मतलब उधार है, और लिखा हुआ आ जाए ऑन कैश, कैश है। कैश लिखा हुआ आएगा तो कैश पे खरीदी है। ऑन अकाउंट जैसे ही लिखेंगे समझ जाइए उधार पे खरीदी है, या बेचा भी जा सकता है उधार पे, कोई चीज खरीदी भी जा सकती है। अब आपने क्या किया, आपने परचेज्ड, ये पास्ट टेंस है, परचेज्ड अ टेबल, एक टेबल खरीदी गई 20,000 की, ऑन अकाउंट, उधार पर। अब टेबल आई है या गई है? एसिड आया है, एसिड बढ़ा है, तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? यानी ऑफिस का फर्नीचर बढ़ गया ना भाई। ऑफिस फर्नीचर का चार्ट अकाउंट बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ऑफिस फर्नीचर डेबिट, कितने से? फर्नीचर में टेबल बढ़ गई, फर्नीचर बढ़ गया 20,000। कैश तो गया ही नहीं, अब मैं कैश की जगह क्या लिखूंगा? क्रेडिट तो करना है ना मुझे। मैंने कहा था कि भाई हमें क्रेडिट और डेबिट दोनों करने होंगे, तो अब यहाँ कैश तो हमारा गया नहीं, इसकी जगह क्या लिखूंगा? अकाउंट पेएबल, बिल्कुल सही है, अकाउंट्स पेएबल। ये वो बच्चे जिनको अकाउंटिंग नहीं आती लिख लें, अगर आप उधार पे खरीदेंगे तो कैश की जगह अकाउंट्स पेएबल लिख देंगे, यानी पेएबल बढ़ गया। अब आपका करनी है पेमेंट, अभी नहीं की, बाद में करेंगे, ठीक है। सेल में क्या होगा फिर? अब ऐसी एक एंट्री सेल की करते हैं। सोल्ड, बेचा गया अ नोकिया मोबाइल। नोकिया बहुत याद आ रहा है मुझे आजकल, नोकिया दोबारा इन हो गया क्या एंड्रॉइड में? नहीं हुआ अभी तक, सुना था मैंने। अच्छा चले, सोल्ड अ नोकिया मोबाइल ऑफ रुपीज 15,000 ऑन अकाउंट। अब बात समझ में आई? आपने किसी दोस्त को, जानने, भाई उधार किसे बेचेंगे? जानने वाले को बेचेंगे ना। उधार तो उसी में आप कोई चीज बेचेंगे जिसको आप जानते हो कि कहाँ रहता है। ऐसा भी होता है बिजनेस में, उधार चीज दी जा सकती है, होलसेल में तो बहुत चलता है। आपने उधार में एक मोबाइल दे दिया किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को, 15,000 का दिया। अब मोबाइल तो चला गया, कैश आया या नहीं आया? डेबिट किसे करूं? अगर ये कैश पे लेता तो कैश डेबिट होता, इसने तो कैश दिया ही नहीं। अगर कैश दे जाता तो कैश डेबिट करता, तो कैश की जगह क्या लिखूंगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। ये डेबिट हो जाएगा, कितने से? 15,000 से। लेकिन अगर मैंने उधार पे दिया तो सेल तो हुई है कि नहीं? गया क्या है? हाँ, सेल ऑफ नोकिया मोबाइल, क्रेडिट। देखें थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया होगा, आ रहा है ना समझ में? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। जब हमारे पास कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश जाता है तो, जब हम उधार पे कोई चीज खरीदेंगे तो कैश नहीं जाएगा, तो उस कैश की जगह अकाउंट्स पेएबल ले लेगा। जब हम उधार पे कोई चीज बेचेंगे तो कैश नहीं आएगा, तो उस कैश के आने की जगह पे अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश डेबिट होना था, अकाउंट रिसीवेबल कर दीजिए। यानी अब दो चीजें समझ में आई, परचेजिंग के वक्त उधार में अकाउंट्स पेएबल, सेल के वक्त उधार में अकाउंट रिसीवेबल। भाई पेएबल होता है वेंडर्स का, जिससे माल खरीदोगे, उसको देना है पैसा, और रिसीवेबल होता है अपने कस्टमर्स का जो आपको पेमेंट करेगा। समझ में आ गई बात? और अगर कैश आ रहा है तो एंट्री आसान है, कैश डेबिट करते जाओ, कैश क्रेडिट करते जाओ, कैश डेबिट करते जाओ, कैश, अगर कैश आ रहा है, चाहे वो चेक की शक्ल में आ रहा हो,
चाहे वो कैश की शक्ल में आ रहा हो। चेक भी आए तो कैश समझा जाता बिजनेस में, ध्यान में रखिएगा। चेक भी वही होता है, अमाउंट तो आता है ना उसमें, चाहे एक दिन 2 दिन बाद है, चेक तो पैसा तो कैश हो जाता है ना। ठीक है भाई, अब समझ में आया थोड़ा बहुत? कैश कब कब आएगा बिजनेस में, कौन बताएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़े। कैश कब कब आता है बिजनेस में? जब इन्वेस्ट करेंगे और जब सेल करेंगे। कैश कब कब जाता है? जब एक्सपेंस करेंगे या पेमेंटें करेंगे, खरीदेंगे तो पेमेंट्स करनी है, वहां जाएगा, या एक्सपेंस होगा, खत्म हो गई बात। तो डेबिट क्रेडिट के बगैर नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं ये कैसे काम करते हैं? देखिए मैं कह रहा हूं ना कि ये दौर आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब से नहीं है। कॉलेज में जब मैं था, जब मैंने ये सब नहीं सीखा था, मैंने बताया ना कि मैंने यहाँ जॉब की थी 93 में और करीम कारोबार में। उस वक्त तो मैं कंप्यूटर नहीं जानता था। यहाँ जॉब करने के बाद अंदाज़ा हो गया कि कुछ करना पड़ेगा ज़िंदगी में, नहीं तो सारी ज़िंदगी चावल भरते रहोगे बोरियों में, और फिर छोड़ के भी आना पड़ता था किसी जगह पे। अब मैंने फ़ौरन डिसाइड किया मैंने कुछ क्या करें, तो लोगों ने कहा भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाओ, कंप्यूटर का डिप्लोमा करो, कोई जॉब शॉब मिल जाएगी। तो कंप्यूटर ने उस वक्त से लेके अब तक अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी आगे बढ़ा है, अल्लाह का करम है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो नया दौर है ना, आपका जो दौर है, ये जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये ऑनलाइन का दौर बहुत है, ये ऑनलाइन एरा है। पता है आपको ऑनलाइन काम होते हैं, सबको पता होगा, आजकल ये बच्चे बच्चे को पता है। फ्रीलांसिंग पे काम होना शुरू हो गया, घर बैठे पैसा कमाएं। ऐसे भी अब वेबसाइट्स हैं जो आपको काम दे देते हैं, आप घर बैठ के करें, लेकिन आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग में भी जो पीएचडी आप कर रहे हैं ना, इसका भी फ्रीलांसिंग वर्क आता है, एक्सेल का भी आता है। आपको वेबसाइट सर्च करनी होगी, वो बोलेंगे ठीक है हमारी कंपनी है अमेरिका में, फर्ज कीजिए कंपनी, वो कहेंगे हम आपको एंट्रीज भेजेंगे, जर्नल एंट्रीज वहां से आपको भेजेंगे डेली। आप डेली बैठ के पीएचडी पे उसकी एंट्री करें और उनको रिपोर्ट सेंड कर दें ईमेल के थ्रू। आपका इतना सा काम है, क्विक बुक, पीएचडी, एक्सेल पे काम होगा तो एक्सेल की शीट बना दें, कैलकुलेशन कर दें, हमें भेज दें। यानी ऐसे काम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है आजकल, घर बैठे एक लैपटॉप हो या एक कंप्यूटर उस पर कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 डे सेशन में सारी बातें कंप्लीट नहीं हो पाता। अब आपको एक आइडिया देके जा रहे हैं कि पहली और दूसरी गियर में गाड़ी में सिखा के आज जाऊँगा, तीसरे चौथे में आपने भगानी है, और जो 5वें तक भगाएगा वो बहुत आगे जाएगा। सही है? मैं सिर्फ 2 ही गियर लगाना सिखा सकता हूँ आज, ग्राउंड में चलाना सिखा सकता हूँ आज। रोड पे आपने खुद निकलना है, पीएचडी को कैसे आपने आगे स्टडी करना है, यूट्यूब पे जाके करना है, या मेरी कोई बुक खरीद के करना है। पाकिस्तान चौक पे मेरी बुक्स मिल जाती हैं, पेटी वाला बुक डिपो है, वहाँ से ले लेना। पीएचडी की भी मिलती है, एक्सेल की भी मिलती है। पेटी वाला बुक डिपो बंस रोड के बैक साइड, और एक पाकिस्तान चौक पे दुकान है उनकी। ठीक है, अगर आगे बढ़ने का शौक है तो ये सब करना पड़ेगा, या यूट्यूब से सीख लो, नहीं खरीदो बुक्स कोई बात नहीं, ये नहीं है कि बुक्स ही खरीदो, यूट्यूब से करो, आगे खुद बढ़ो, बढ़ना होगा। ठीक है भाई, पीएचडी शुरू कर रहे हैं। अब ये सारे काम पीएचडी में करने हैं, क्योंकि पीएचडी हमारा असल टॉपिक है। लेकिन अकाउंटिंग थोड़ी बहुत समझ में मैंने कोशिश की है समझाऊं। अब बाकी चीजें देंगे पीएचडी में ठीक हो जाएंगी हमारी, जो समझ में नहीं आ रही है। पीएचडी चल गया, ठीक। अब स्टेप नंबर 1, अब पीएचडी की हेडिंग डालिए, स्टेप नंबर 1 डालिए। पीएचडी चलाने के बाद स्टेप नंबर 1, हाँ बेटा पानी वानी जिसको पी के आना जल्दी से पियाओ। फिर ये हम अभी हमारे पास 45 मिनट्स हैं, 45 मिनट्स हैं, वहाँ स्टॉप करेंगे। अच्छा फिर दोबारा कब अनीस आना होगा? 2 बजे आ जाएंगे ना? नहीं अभी नहीं ऑफ किया, पानी पी के आ रहे, 2 बजे आ जाएंगे ना, बस सही है, मतलब 1.25 घंटा का रहेगा, सही है। पानी वानी पी के आ जाएं 2 मिनट में जल्दी से, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू करने जा रहे हैं, असल टॉपिक आपका। जब तक जो लोग बैठे हैं कोई सवाल करना चाहें तो कर लें, एक एक लम्हा हमारा कीमती है, जाया ना करें। पीच कहते हैं आड़ू को, ट्री कहते हैं दरख्त को। सॉफ्टवेयर का नाम कुछ भी हो सकता है, ये नहीं सोचिएगा कि पीच ट्री क्यों है, कोई भी नाम रखा जा सकता है। जैसे जावा एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, तो जावा कॉफ़ी का नाम भी है, कॉफ़ी है एक जावा बड़ी मशहूर, उसका नाम तो उन्होंने उसके नाम पे रख दिया। तो एक्सेल है, एक्सेल का नाम एक्सेल क्यों है?
है ना। एक्सेल का नाम एक्सेल क्यों है? हालांकि एक्सेल का नाम स्प्रेडशीट रख सकते थे क्योंकि वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, बिग शीट रख सकते थे, एक्सेलेंट प्रोग्राम है इसलिए एक्सेलेंट। वैसी वर्किंग दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता जो एक्सेल कर सकता है। यानी हर किस्म की कैलकुलेशन एक्सेल पे आपको मिल जाती है, हर किस्म की, अकाउंटिंग की भी, स्टैटिस्टिक्स की भी, मैथमेटिक्स की भी, डेट टाइम कैलकुलेशंस, तरह तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं अपनी मर्जी के, कॉलम ग्राफ भी बना सकते हैं, पाई ग्राफ भी बना सकते हैं, बार ग्राफ भी बना सकते हैं, स्कैटर ग्राफ भी बना सकते हैं, तरह तरह के ग्राफ्स। फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेल किया होगा आपने, एक्सेल तो सर ने पढ़ाया होगा। फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे अच्छे दे सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो एक्सेल का नाम उन्होंने एक्सेल रख दिया, एक्सेलेंट सॉफ्टवेयर है। पीएचडी नाम रखा है तो इसमें कोई नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम से कुछ नहीं। हमारे माशरे में भी बच्चों के नाम अजीब अजीब भी होते हैं, माँ बाप रख देते हैं, निक नेम होते हैं अक्सर, तो नाम से कुछ नहीं। पीएचडी यूके का बना हुआ सॉफ्टवेयर है, यूके का, लेकिन इसको अमेरिका के लिए बनाया गया था। यूके का बना हुआ सॉफ्टवेयर है लेकिन इसको अमेरिका के लिए बनाया गया था। यूके में इसका वर्जन सेज के नाम से यूज होता है, SAGE सेज। यूके में इसका नाम सेज के नाम से है, वहाँ जो चलता है SAGE सेज लाइन 50। अमेरिका में इसको पीएचडी के नाम से कनाडा में यूज़ किया जाता है। कॉम्पिटिटर्स में इसके क्विक बुक है, यानी इसका जो मुकाबला कर रहा है सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में वो क्विक बुक है। कभी पीएचडी आगे हो जाता है, कभी क्विक बुक, यानी दोनों एक जैसे मिलते जुलते सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग के। क्विक बुक भी बहुत चल रहा है मार्केट में और पीएचडी भी, दोनों ही चलते हैं। और वर्किंग का एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है क्योंकि अलग अलग कंपनी के दो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। क्विक बुक का काम भी अकाउंटिंग करना है और पीएचडी का काम भी अकाउंटिंग करना है। इसके अलावा अकाउंटिंग के बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स मार्केट में मौजूद हैं, जैसे टैली भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सेज मैंने बताया, सेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पीएचडी, क्विक बुक, टैली, सेज, MYOB ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे मार्केट में, बिजी के नाम से भी है, एक्पैक के नाम से है, सिंपली के नाम से है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो हर बहुत सारी कंपनीज में जैसे गाड़ियां बनाई है ना, ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बनाए। सैप के नाम से, सैप बहुत बड़ा है, ज़रा ट्रेनिंग बड़ी कॉस्ट में ज़्यादा होती है, उसकी लाखों रुपए की ट्रेनिंग्स होती हैं। कोई सैप का वर्जन मिलता नहीं मार्केट में सीडीज़, वो फिर लाखों करोड़ों में तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। वो बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, सैप सबसे बड़ा है दुनिया में, सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन पीएचडी, क्विक बुक ये ज़्यादा चलते हैं। तो पीएचडी को शुरू करते वक्त हमें स्टेप नंबर 1 क्या करना है कि हमें हेडिंग डालनी है क्रिएशन ऑफ न्यू कंपनी। अब आपको क्या करना है, पीएचडी शुरू कर रहे हैं, जो असल टॉपिक है हमारा आज का। पीएचडी शुरू करने के लिए हमें क्या, नई कंपनी बनानी पड़ेगी। तो हेडिंग डालिए स्टेप नंबर 1 क्रिएशन ऑफ न्यू कंपनी, यानी क्रिएट करेंगे एक नई कंपनी। आप जब भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो उसको फाइल कहते हैं, आप फाइल कहते हैं ना, एक्सेल की फाइल खोल लो, वर्ड की फाइल, इसमें फाइल नहीं कहते। पीएचडी की फाइल को कंपनी भी कहते हैं, यानी कंपनी खोल लो। फाइल और कंपनी एक ही बात है इसमें। पीएचडी की कंपनी खोल लो तो इसका मतलब फाइल खोल लो। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू कंपनी। फाइल मेन्यू में जाएंगे, ये सब चीजें तो पता है ना, फाइल मेन्यू वगैरह। फिर क्या करेंगे, न्यू कंपनी, न्यू कंपनी, ठीक है। न्यू कंपनी में जाएंगे। अगर कोई पुरानी कंपनी खुली हुई है तो इसको मेरे ख्याल से हमें बंद करना होगा। अच्छा ठीक है, नो कर दिया मैंने, ये ऑप्शन आ रहा था क्योंकि कोई पुरानी कंपनी इन्होंने बनाई होगी, अनीस भाई ने, तो शायद वो खुली थी या किसी स्टूडेंट ने, उसे हमने रखा नहीं, साथ ऑफ कर दिया। अब ये हमारे पास एक विंडो आ गई, इसमें हम क्या करेंगे, नई कंपनी बनाने के ये स्टेप्स हैं। देखिए कुछ स्टेप्स आपके सामने आ रहे होंगे, इन्हें फॉलो करना होगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही फॉलो करेंगे, गलत नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सा पीएचडी यूज कर रहे हैं, तो पीएचडी क्वांटम यूज कर रहे हैं आप लोग इस वक्त। पीएचडी क्वांटम जो भी वर्जन हो, 2010 हो, 20 हो। अब आप सोच रहे होंगे तो काफी पुराना वर्जन है, ठीक नहीं। पीएचडी आप 2003 का उठा लें, 4 का उठा लें, 10 का ले लें, 15, 20 एक ही जैसे होते हैं।
सिर्फ तस्वीरें बदलते रहते हैं, कुछ बटन्स के कलर्स इधर कर दिया, कोई बटन ऊपर कर दिया, कुछ इधर कर दिया, ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं आती। अगर आती भी है, कोई नई चीज़ें ऐड भी होती हैं तो वो इतने मायने नहीं रखती। मैंने 2002 पे सीखा था पेस्ट्री, अब 2020 भी पढ़ा रहे हैं, 21 भी होता है कभी हमारे पास, कभी 10 भी पढ़ा रहे होते हैं। एक जैसा एनवायरनमेंट है, ये नहीं घबराइएगा कि पुराना वर्जन पढ़ रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, कंपनी की इंफॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे आपने। मिसाल के तौर पर कंपनी का नाम है नदीम शाह मोबाइल्स। आज हम मोबाइल कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं ना। सही है, नदीम शाह मोबाइल्स, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अब एड्रेस, भाई एड्रेस तो समझाने की जरूरत नहीं, शॉप का एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा, सिटी क्या है, कंट्री क्या है, फैक्स क्या है, कर लेंगे खुद ही, टाइप करने की जरूरत तो नहीं है। सिर्फ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वक्त, नाम। बिजनेस टाइप, बिजनेस टाइप इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि ये पूछ रहा होता है पेस्ट्री का आपका बिजनेस का टाइप क्या है। कॉरपोरेशन यानी मल्टीनेशनल है, सोल कॉरपोरेशन कोई मल्टीनेशनल से छोटी कंपनी, ये भी मैं समझा दूँ चलें आपको। कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल वो होती है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसके ऑफिसेज होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल कराची में भी ऑफिस है, दुबई में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, मल्टीनेशनल। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं। मल्टीनेशनल पिज़्ज़ा हट क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है। कोका कोला पेप्सी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है। एक होती है कंपनी तो बहुत बड़ी, लेकिन हाँ वो है एक ही कंट्री में या एक ही सिटी में, वो सोल कॉरपोरेशन होती है। इसमें लिखा हुआ सोल कॉरपोरेशन, सोल यानी है तो बहुत बड़ी कंपनी लेकिन मुल्क से बाहर नहीं है। बहरहाल इस वक्त हमें करना है अच्छा प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब इंग्लिश में अगर हम वर्ड देंगे सोल तो इसका क्या मीनिंग है, अकेला, बिल्कुल। सोल मीन्स एक, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब आप एक हैं, मालिक एक हैं, और अगर पार्टनरशिप ले लें तो एक से दो हैं या तीन है। बहरहाल मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप ले लिया, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। वेबसाइट, ईमेल ये छोड़ दूंगा, और फेडरल एम्प्लॉयर आईडी, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी, ये अमेरिका में अगर आप जॉब करें ना, यूज़ करें पेस्ट्री, ये वहाँ काम आता है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयर आईडी मिलती है जो जॉब करते हैं उनको, यानी जो कंपनी होती है उसको मिलती है, तो उसको एक आईडी मिलती है, वो गवर्नमेंट को देनी होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो जब कोई जॉब खाली होती है तो उसकी वेबसाइट पे आ जाती है, इसलिए कंपनी की एक आईडी होती है। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है, ये अमेरिका का सिस्टम है। तो ये अमेरिका की तीन चीज़ें, ये जो इधर हैं, ये फेडरल एम्प्लॉयर आईडी अमेरिका में यूज़ होती है, यहाँ नहीं होंगी। हाँ, वेबसाइट लिख सकते हैं आप, अपनी ईमेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट कर दें। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ए मेथड टू क्रिएट योर कंपनी। आप 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाला करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, 5 चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, जो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं वो यही है। कौन सा है, बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट, लिख लें। ठीक है, नींद आएगी मुझे पता है, अकाउंटिंग से बोर्ड टॉपिक कोई भी नहीं है दुनिया में, लेकिन क्या करें, क्या कर सकते हैं। हाँ वो मौजूद है जी। हाँ अब सुन लें ना, मिस्टेक करनी नहीं है, सुन लीजिए। अगर आपने कोई और ऑप्शन लिया ना, पता क्या होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो चार्ट ऑफ अकाउंट बने बनाए आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। फिर आप अपने भी बनाएंगे और पुराने भी आ गए, किसी पेस्ट्री ने इसको आपको प्रोवाइड कर दिए, रेडीमेड चार्ट ऑफ अकाउंट को कह लें, रेडीमेड पहले से बने हुए, अब आप अपने भी बना रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना कि ये तो मैंने बनाए नहीं थे, कहाँ से आ गए। तो हमेशा याद रखें, जब भी ये वाला विंडो आपके सामने आए तो बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको पता है वो यहाँ मिस्टेक ही नहीं करते। क्या लेना है यहाँ, बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब तो गलती तो नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट बने हुए आएंगे, दोबारा कंपनी बनाओ आप। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ अकाउंटिंग सेगमेंट्स, इसको नो कर दीजिए। सेगमेंट्स एक्चुअली होता क्या है कि ये इसके ग्रुप्स होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के, तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, इसलिए ग्रुप्स नहीं कर रहे हैं, नो कर दें इसको यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलें। एक्रूअल या कैश, ये भी अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स हैं, वो समझते जाइए। आपका बिजनेस एक्रूअल है या कैश है?
अच्छा एक्यूरेट और कैश का फ़र्क समझा दूँ मैं पहले। तुम मुंह धो के आ जाओ, तुम्हें ज़्यादा नींद आ रही है मुझे लग रहा है, जल्दी जाओ क्योंकि सामने ड्राइवर की सीट पे तो सोना मना है। अच्छा आप सुनिए, एक्रूल और कैश का फर्क क्या है। एक्रूल ऐसा बिजनेस होता है जिसमें उधार पे भी काम चल रहा है और कैश पे भी चल रहा है। कैश वो बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ कैश पे काम चल सकता। तो क्या दुनिया में कैश पे वर्किंग हो सकती है? नहीं हो सकती। एक्रूल ही करना चाहिए बिजनेस। उससे क्या फायदा होगा? जब चाहे कैश पे कर लें, जब चाहे उधार पे कर लें। एक्रूल का मतलब कैश और उधार मिक्स। कैश का मतलब ओनली कैश, ठीक है। तो एक्रूल बिजनेस चलेगा। अगर किसी को बताना हो तो बता दीजिएगा कि कैश भी होता है उधार भी होता है। अच्छा भाई, रियल टाइम रखना है या बोथ रखना है या फिर क्या करना है? रियल टाइम रखना है। बिजनेस को रियल टाइम रखने का मतलब ये होगा कि आपका कंप्यूटर सारी रिपोर्ट खुद ब खुद बनाता रहेगा। देखिए हमें फायदा क्या है पीएचडी का, सारी रिपोर्ट्स खुद बना दे। अभी भी रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा जब वर्किंग करेंगे। रिपोर्ट्स क्या है? ट्रायल बैलेंस बना दो, बैलेंस शीट बना दो, इनकम स्टेटमेंट बना दो, जनरल लेजर बना दो, जनरल जर्नल बना दो। मैनुअल में हाथों से पेन से बनाना पड़ता है, बड़े बड़े रजिस्टर्स होते हैं इसके, और इसमें खुद ही बना देता है। सारी सारी रात गुजर जाती है, लेजर नहीं बनता अगर आप हाथ से बनाने बैठे। कई कई दिन गुजर जाते हैं, बैलेंस शीट नहीं सही बन पाती। ये 1 सेकंड में बना देगा आपको। क्यों? आपने रियल टाइम कर दिया। रियल टाइम का मतलब है सारी काम ऑटोमेटिक कर दिया आपने इसके। अगर बैच कर दिया तो रिपोर्ट बनेगी, लेकिन जब आप बोलेंगे जब बनेगी। रियल टाइम में बगैर पूछे रिपोर्ट बनाता रहेगा, यानी छुपा के बनाता रहेगा। आप ओपन करके देख लें। बैच में क्या होगा? कोई रिपोर्ट नहीं बनाएगा, फिर आप बोलेंगे भाई बना दो, यस कोई बटन दबाना पड़ेगा, बन जाएगी। यानी बैच भी ऑटोमेटिक ही बनाएगा, लेकिन वो आपसे पूछेगा। ठीक है भाई। तो मैंने ये बताया था कि अभी क्या बताया था मैंने, एक्रूल का मतलब है कैश का भी बिजनेस और उधार का भी, और कैश का मतलब सिर्फ कैश। एक्रूल का मतलब ऐसा बिजनेस जो उधार पे भी काम करे, कैश पे भी करे, ठीक है। और अब मैंने बताया रियल टाइम पे काम करना है। रियल टाइम ऑनलाइन नहीं आप वर्क करते। अच्छा, ये जो आपके पास व्हाट्सएप कॉल आती है रियल टाइम होती है। ये व्हाट्सएप जो वीडियो कॉल्स आप कर रहे होते हैं ये भी रियल टाइम पे ही होती है ना सर। कॉल्स तो सारी रियल टाइम पे ही होती हैं वैसे, वीडियो ना भी हो। लेकिन वीडियो की मिसाल दे रहा हूँ कि सामने वाला जहाँ अमेरिका में भी बैठा है तो वो उस वक्त वहीं मौजूद है जहाँ पे है। ये तो नहीं है वो रिकॉर्ड करके आपको वीडियो भेज रहा है। रियल टाइम होता है, यानी उसी वक्त कोई काम हो जाए रियल टाइम। तो बैच में करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, फिर रिपोर्ट्स बनाएगा। रियल टाइम में ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स बना देगा। 12 महीने का पीरियड रखें या नहीं? 12 महीने का पीरियड लेना। ये जो देखें ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे ऐसे फॉलो करने जैसे मैं बता रहा हूँ। 12 मंथ का ही पीरियड लेके चलिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अकाउंटिंग 12 महीने बाद क्लोज हो जाती है। क्लोजिंग से मुराद क्या है? 12 महीने जैसे ही होते हैं कंपनी के, वो अपना हिसाब किताब चेक करती है पूरे साल का, हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। फिर फ्रेश वर्किंग शुरू होती है दोबारा से। यानी 12 महीने के बाद सफाई कर देते हैं वो अकाउंट्स की। ये एक्सपेंस हुआ, ये रेवेन्यू आया, इतना पैसा आया, इतना गया, अब खाली कर दिया। अब दोबारा जीरो से शुरू करेंगे। सिर्फ आपकी एसेट्स जीरो नहीं किए जाते। जैसे बैंक में आपके 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, दिसंबर में बैंक में 10 लाख रुपए हैं, कैश में 50,000 रुपए हैं। दिसंबर का एंड हो गया, जनवरी आ रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, तो वो एक्सपेंस को भी जीरो कर देंगे। कैसे करते हैं? वो एक तरीका होता है। सेल्स को भी जीरो कर देंगे। क्या जनवरी में दिखाएंगे बैंक भी जीरो हो गया? भाई वो पैसा जो बैंक में दिसंबर में पड़ा हुआ, 31 दिसंबर को जो 10 लाख हैं वो 1 जनवरी को भी होंगे। बैंक को थोड़ी दे देंगे वो पैसे कि आप ले लो। समझे बात को? तो जीरो उन चीजों को किया जाता है, एक्सपेंस और रेवेन्यूज वगैरह को, और ड्राइंग वगैरह को करते हैं। खैर आगे चाहिए, खुद ही सॉफ्टवेयर तो खुद ही जीरो कर देता है। जैसे साल खत्म होता है उसको पता होता है कि इसको जीरो करना है, मैंने आपको करना भी नहीं पड़ता। हाँ, वो क्लोजिंग बैलेंस उठा के खुद ही जीरो कर देता। सॉफ्टवेयर में ये तो खूबी है, उसको पता है कि यही है हेड से, इनको जीरो कर दो, बाकी को आगे ले जाओ, कैरी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है भाई। नेक्स्ट, जनवरी से ही शुरू कर लेते हैं वर्किंग, जनवरी टू दिसंबर। अगर 12 महीने का पीरियड है तो जनवरी से दिसंबर। लीजिए जी, मुबारकबाद दे दी, इसने फिनिश कर दीजिए यहाँ पे। अब आपकी कंपनी बन गई। पहला स्टेप क्या हो गया? कंपनी क्रिएशन हो गई। स्टेप नंबर 2, क्रिएटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। जल्दी से लिखिए स्टेप नंबर 2 जो लोग लिख रहे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। स्टेप नंबर 2, क्रिएटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स।
चार्ट अकाउंट अभी पढ़े थे हमने, क्या थे? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। मेंटेन मेन्यू में जाएं और चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं। लिखे मेंटेन मेन्यू में गए और वो रहे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। देखा तुम्हारे बराबर वाले को भी नींद आ गई अब। चलो खैर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन में जाकर चार्ट ऑफ अकाउंट और भी जगहों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जितने वर्जन पीएचडी के अब तक मैंने देखे हैं, 2002 से मैंने सीखा था, 1 भी देखा था, वैसे बाद में मैंने 1 देखा था, वैसे सीखा 2 से था। 3 पे मेरी किताब पहली पीएचडी पे 2003 पे आई थी, फिर और भी वर्जन्स पे आती रही, ठीक है। तो जितने भी इसके वर्जन्स आए उनमें क्या था कि जो मेन्यू सिस्टम होता है, फाइल, एडिट, ये मेन्यू है, पता है ना आपको मेन्यू होते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, पता है ना। तो मेन्यू सिस्टम कभी नहीं चेंज हुआ। जो लेफ्ट पे बटन्स बने हुए आ रहे हैं, ये कभी राइट लेफ्ट पे कर देता है, कभी राइट पे कर देता है, इतना करता रहता है। इनमें भी वो कमांड्स होती हैं जो आपको ज़रूरत की है। जैसे चार्ट अकाउंट्स आप यहाँ से भी बना सकते हैं, कंपनी से भी बना सकते हैं। ये देखें चार्ट अकाउंट का बटन आ गया, नजर आ रहा है। लेकिन हो सकता है यहाँ से आपको समझ में ना आए, तो आप मेंटेन याद रखें, मेंटेन मेन्यू में चार्ट अकाउंट होगा, कहीं हो या ना हो, ठीक है। चले जी चार्ट अकाउंट बनाते हैं। अब चार्ट अकाउंट बनाने के लिए पीएचडी में वही चार्ट अकाउंट अभी जो मैंने बनाए थे, कैश, पेडी कैश, ऑफिस फर्नीचर, ये सब चार्ट अकाउंट थे। अब पीएचडी में बनाना है। सबसे पहले अकाउंट आईडी 101, जो लोग तेजी से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं इसको, 101। डिस्क्रिप्शन ऑफिस सॉरी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, टाइप कैश। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें, वो टाइप है। टाइप की मिस्टेक करने से सॉफ्टवेयर आपका गलत काम करना शुरू करेगा, यानी रॉन्ग वर्किंग शुरू कर देगा। इसलिए टाइप का लिखा जाना बड़ा जरूरी है। कैश इन हैंड की टाइप क्या है, नंबर क्या है, 101। तो याद रखिएगा 101 कैश इन हैंड, टाइप कैश, ठीक है। जो टाइप मैं बताऊंगा वही लेनी है आपने। इसके बाद ऊपर एक बटन आ रहा है सेव एंड न्यू, दूसरा हेड बनाना है। 102 पेटी कैश, पेटी कैश की टाइप भी कैश, बिल्कुल कैश, क्योंकि वो भी कैश होता है। लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। सेव एंड न्यू, ये बटन दबाते जाइए। 103 ओह शिट, कैश है। अच्छा, एचबीएल बैंक के नाम से बना रहा हूं मैं जगह, एचबीएल बैंक, टाइप कैश, क्योंकि बैंक की कोई टाइप ही नहीं। अगर क्विक बुक कर रहे होते, क्विक बुक में बैंक की टाइप मौजूद है, क्विक बुक सॉफ्टवेयर में बैंक की टाइप अलग मौजूद है, पीएचडी में बैंक की टाइप मौजूद नहीं है, तो कैश ही लेना पड़ता है। हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीका है, ठीक है भाई। सेव एंड न्यू। 104 एमसीबी बैंक, कैश कैश, ठीक है। 105 ऑफिस सप्लाईज, अदर करंट एसेट्स। ऑफिस सप्लाईज की टाइप बदली है, लिख लें अदर करंट एसेट्स, कैश नहीं है भाई। वो कैश तो कैश था, ये ऑफिस सप्लाईज तो बर्तन है और स्टेशनरी कैश थोड़ी है। ऑफिस सप्लाईज की टाइप क्या है, अदर करंट एसेट। अच्छा, करंट एसेट वो होते हैं, करंट एसेट, ये गिलास है, अभी मैं ये छोड़ देता हूँ टूट जाएगा, है ना। अभी मैं छोड़ूंगा, दीवार में देके मारूंगा, टूट जाएगा। अनीस भाई कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलूँगा टूट गया भाई। अब ये उठा के मैं दीवार पे देके मारूंगी, लैपटॉप इनका या ये, बोलेंगे सर पैसे देके जाइएगा। ऐसा होगा ना, ऐसा ही है ना। ये करंट एसेट्स होते हैं। सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस से घर ले जाएं कोई पूछने वाला नहीं, कोई मसला नहीं। टूट जाए कोई मसला नहीं, पेन, कागज, गिलास, समझा रहा हूँ। ये घर ले जाए, अल्लाह ना करे कोई उठा के ले जाए, पता चल जाए तो वो फिर भरेगा पैसे, या खराब हो जाए। तो ऑफिस सप्लाईज वो होती है, करंट एसेट्स होते हैं। ये करंट है, आते जाते रहते हैं, खत्म हो गए दूसरा ले लिया, टूट गया दूसरा ले लिया, करंट एसेट्स, ठीक है। बात समझ गए, बहुत एग्जाम्पल आसान कर दी। गिलास क्या है, करंट एसेट। ट्यूबलाइट क्या है, खराब हो सकती है, दूसरी ले लो। ये नहीं है करंट एसेट। और लैपटॉप और ये फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म चलते हैं और महंगे होते हैं,
खैर आगे चलते हैं। ऑफिस सप्लाईज हो गया, कितने नंबर हो गए? 106 होंगे अब, हाँ नंबर याद रखिएगा। 106 हो गया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की टाइप भी इन्वेंट्री होगी। और इन्वेंट्री क्या चीज़ है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। इन्वेंट्री क्या चीज़ है? जो बेचेंगे वही चीज़ इन्वेंट्री है। चावल बेचने हैं तो चावल इन्वेंट्री, मोबाइल बेचने हैं तो मोबाइल इन्वेंट्री। ठीक है, गुड। 107 अकाउंट्स रिसीवेबल, टाइप अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की टाइप भी अकाउंट रिसीवेबल ही है, यानी नाम भी वही है, टाइप भी वही है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? जो पैसा लेना है। बहुत से लोग उधार पे माल ले जाएंगे, एड्रेस लिखवा के जाएंगे, कुछ भाग भी जाते हैं, ये भी है हमारे पाकिस्तान में उसूल है, लोग भागते बहुत हैं। बहरहाल वो रिसीवेबल है। अच्छा, अगर भाग जाएंगे, अकाउंटेंट कौन है आप में? कोई एक तो होगा, कोई अकाउंटेंट कोई आप में जिसने सही अकाउंटिंग। इधर से आवाज़ तो आती है किसी की, फौरन कोई है शायद इधर, क्योंकि जब मैं बोल रहा होता हूँ आप थोड़ा सा लग रहे हैं। अच्छा नहीं, या पीएचडी थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग? किया हुआ है थोड़ा बहुत पीएचडी, चलें अच्छी बात। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ अगर अकाउंट रिसीवेबल है, कोई लेके भाग गया पैसा और कंफर्म हो गया कि वो भाग गया, घर बेच गया है, पैसा आपका निकलता है उस पर, तो आप क्या करेंगे? वो अकाउंट रिसीवेबल में तो लिखा होगा ना इससे इतने पैसे लेने, उसको क्लियर कैसे करेंगे? एक एक्सपेंस बनाया जाता है, बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट, बैड यानी बुरा, BED बैड, BAD बैड BAD बैड, अब बैड भी दो हैं। अच्छा, BAD बैड, बैड डेट, डेट क्या है? डेट क्या है? डेट, DEBT, इंग्लिश का वर्ड है DEBT, डेट। इसको पढ़ते हैं डेट, लेकिन बी साइलेंट है इसमें, डेट, बैड डेट एक्सपेंस। बुरा कर्जा, कर्जा डेट कहते हैं कर्जे को। वो कर्जा जो आपने दिया आपके लिए बुराई बन गया, फंस गए पैसे, बैड डेट एक्सपेंस बनाते हैं। फिर क्या होता है? बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, और वो जो अकाउंट रिसीवेबल बेचारा होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, वो जीरो हो जाता है। यानी किसी से 50,000 फंस गए आपके किसी के पास, और वो भाग गया, कन्फर्म भाग गया बंदा। साल के एंड में करेंगे लेकिन ये काम, आपको पता है यार ये तो चला गया 50,000, आपके कंप्यूटर में तो आ रहे होंगे ना, ये लेने आपने सलीम साहब से लेने। हमारी बिल्डिंग में एक है सलीम साहब, बहुत बैड डेट करते हैं वो, बिल्डिंग की यूनियन में। आप क्या करें? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, ये एक्सपेंस में डाल दिया जाता है, ये कर्जा एक्सपेंस में आ जाता है, यानी एक तरह का एक्सपेंस करके आपने जान छुड़ा ली। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। चलें आगे चलते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल की टाइप अकाउंट रिसीवेबल होगी। 108 ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की टाइप क्या होगी? फिक्स एसेट्स। अभी मैंने बताया था करंट एसेट्स, ये फिक्स एसेट, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारी चीजें ये फिक्स एसेट्स हैं। ये सारे शीशे लगे हुए, पंखे रखे हुए, एसी लगे हैं, सब फिक्स एसेट्स हैं। करंट एसेट में बल्ब वगैरह हैं, छोटी मोटी चीजें जो टूट जाती हैं दोबारा ले लेते हैं, ये फिक्स एसेट है। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर फिक्स एसेट। कितने नंबर हो गए? 110 आएगा ना, 109 आएगा। ठीक है, अच्छा जी। ऑफिस कंप्यूटर क्या होगा? फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, गुड। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो टाइप है, फर्स्ट करें आपने ऑफिस कंप्यूटर की टाइप कैश ले ली, तो गलत हो गया कि नहीं? वो कैश थोड़ी है, इसी से मिस्टेक शुरू होगी। यहाँ से पहला स्टेप ही होता है, ये बिल्कुल ठीक रखना होता है। जो अकाउंटेंट बनते हैं उन्हें चार्टर्ड अकाउंट पे बड़ी ग्रिप होती है उनकी। ग्रिप इंग्लिश का वो गिरफ्त, मिलते जुलते ही है ना, गिरफ्त होती है। उर्दू में गिरफ्त कहते हैं, वैसे ग्रिप होती है। बहुत से वर्ड इंग्लिश में कितने मिलते जुलते होते हैं। ये बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है, ये बहुत बेटर सॉफ्टवेयर है, एक जैसे ही है ना। अच्छा खैर आगे चलते हैं। हो गए भाई ये। अब नंबर बदलेंगे। 201 लाइबिलिटीज अकाउंट्स पेएबल, इसकी टाइप भी क्या होगी? अकाउंट्स पेएबल होगी, अकाउंट्स पेएबल। अच्छा मैंने नंबर क्यों बदला? पहले 101 102 किया, क्योंकि अब टॉपिक बदला।
एसेट खत्म हो गए, लायबिलिटीज शुरू हुआ, तो लायबिलिटीज का नंबर मैंने अलग किया 201, इक्विटीज का 301 से करेंगे, ठीक है। अकाउंट पेबल की टाइप भी अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल क्या चीज होती है? जो पैसा देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेल्स टैक्स पेबल, इसकी टाइप अदर करंट लायबिलिटीज होती है। अच्छा, अकाउंट पेबल की टाइप अकाउंट पेबल होती है। असल में अकाउंट पेबल वो पैसे होते हैं जो फैक्ट्री के देने हैं, आपने जिससे माल खरीदा है। सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को देना है, ये अदर पेबल होता है, दूसरों को देना है, अदर करंट लायबिलिटीज। यानी ये उसको नहीं देना, किसी फैक्ट्री का पैसा नहीं है, ये इससे माल खरीदा है, ये मजबूरी में गवर्नमेंट को कुछ नहीं खरीदा देना है। गवर्नमेंट से क्या खरीदा आपने? कुछ भी नहीं, फिर भी देना है सेल्स टैक्स, ठीक है। और इनकम टैक्स पेबल भी ऐसा ही होगा। अदर करंट लायबिलिटीज, गर्मी लग रही है ना, नजर आ रहा है, थोड़ा सा डेम है ना, कोई बात नहीं, चलें, सही है भाई। फर्स्ट करें बारिश हो रही है तो स्क्रीन पे नज़र तो आ रहा होता है ना सामने, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी तो चला ही लेते हैं ना हम लोग बारिश में भी, अगर विंड स्क्रीन पे वो पड़ा हुआ पानी। अच्छा जी, ये हो गया 301। अच्छा जी, 301 क्या था? अब कौन सा था? तीसरा क्या था भाई? एसेट लायबिलिटीज इक्विटी है ना, कैपिटल इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग, इसकी टाइप है इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग। एक ऑनर होता है तो इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग की टाइप होती है, नहीं तो इक्विटी डज नॉट क्लोज की टाइप। अगर एक से दो हो जाएं, अगर ऑनर दो हो तो इक्विटी डज नॉट क्लोज का कैपिटल होगा और रिटेन्ड अर्निंग अलग से बनाना पड़ेगा। अगर एक ही ऑनर है तो उसकी टाइप कैपिटल की इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग ही रखिएगा हमेशा, इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ये टाइप्स है, अब इसमें कुछ ना जाए कि इसका मतलब क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, टाइप्स है। इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग लेना है, अर्निंग होगी, कैपिटल आपका होगा तो अर्निंग होगी ना, इसलिए इसकी मीनिंग ये है इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग। ड्राइंग, इक्विटी गेट्स क्लोज्ड। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि साल के एंड में कुछ चीजें जीरो कर दी जाती हैं, जीरो का मतलब क्लोज कर दी जाती। इक्विटी ड्राइंग क्या थी? अभी मैंने पढ़ाया था, ड्राइंग क्या होता है? ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसा घर ले जाता है, तो क्या साल के एंड के में वो वापस करेगा? ऑनर वापस करता है क्या पैसा? उसे जीरो कर देंगे दिसंबर के आखिरी तारीख में। जनवरी में जीरो होगा, ड्राइंग कुछ भी नहीं। अब नए साल की नई ड्राइंग होगी ना भाई। 2021 की जितनी ड्राइंग हुई, जितना पैसा ऑनर घर ले गया 2021 में, वो 31 दिसंबर तक नजर आएगा कंप्यूटर में। 1 जनवरी 2022 में जीरो नजर आएगा। अब नए सिरे से शुरू होगी उसकी ड्राइंग, नए सिरे से सेल शुरू होगी उस कंपनी की, नए सिरे से एक्सपेंस शुरू होंगे। क्लोजिंग यही तो होती है, बिल्कुल रिफ्रेश करके आगे बढ़ते हैं हर चीज को। सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज आगे जाती हैं नए साल में। भाई कैश जो बैंक में पड़ा है, मैंने बताया था, वो आज अगर दिसंबर में 10 लाख है तो वो जनवरी में भी 10 लाख हो सकता है अगले साल में। और जिसका पैसा मैंने देना है किसी फैक्ट्री का 1 लाख रुपए, वो दिसंबर में भी 1 लाख लिखा हुआ, अगर नहीं दिया तो जनवरी में भी लिखा हुआ आ रहा होगा, देना है, वो माफ थोड़ी हो जाएगा। कुछ चीजें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, कुछ जीरो हो जाती हैं। जीरो क्या हो रही है? एक्सपेंस जीरो हो रहे हैं, ड्राइंग जीरो हो रहा है, सेल्स जीरो हो रही है, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। अब क्या, इक्विटी भी हो गया, अब रेवेन्यू शुरू होगा। 401 जल्दी जल्दी। सेल नोकिया मोबाइल, टाइप इनकम, सेल नोकिया मोबाइल टाइप इनकम, ठीक है। ये तो आसान है ना। सेल सैमसंग मोबाइल टाइप इनकम, सेल की टाइप इनकम होगी हमेशा, इससे इनकम होती है आपकी। सेल वीवो मोबाइल टाइप इनकम, 3 काफी है, 3 बना लें बस, ठीक है। सेल नोकिया, सेल सैमसंग, सेल वीवो, इस तो हजारों भी बना सकते हैं आप, जितनी चीजें सेल कर रहे हैं।
अच्छा मोबाइल सेल कर रहे हैं, उसके कवर भी सेल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? फिर उसके अलग हेड बनेंगे सेल के, सेल कवर ऑफ नोकिया 3310, सेल कवर ऑफ सैमसंग A10, वो अलग होती हैं, उसकी सेल अलग है, उसके भी सेल अकाउंट बनेंगे। अगर आप चार्जर बेच रहे हैं तो चार्जर के अलग सेल अकाउंट बनेंगे। अब आप सोचें हमारी दुकान में 10,000 चीज़ें रखी हुई अलग अलग, 10,000 हेड बनेंगे, 10,000 सेल बनेंगे। कुछ भी कर लें अब आप एक दफ़ा मेहनत करनी है, बार बार नहीं। ठीक है भाई। अब क्या रह गया भाई? परचेजेस रह गए। एक्सपेंस में ही परचेजेस आते हैं। परचेज नोकिया मोबाइल, परचेज नोकिया मोबाइल, टाइप क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स, टाइप होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। परचेज की टाइप कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, क्योंकि ये कॉस्ट होती है सेल की। मिसाल के तौर पे ये मोबाइल 15,000 का खरीदा, 22,000 का बेचा, कितनी बचत हुई? 7,000। 15,000 क्या थी? कॉस्ट ऑफ सेल। ये माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा ना। 15,000 निकालने 7,000 बच गए। तो ये परचेज जो होता है कॉस्ट ऑफ सेल होती है, यानी बेचने की कॉस्ट। कॉस्ट भी तो अलग होगी ना। प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट को निकालने के बाद आता है। ये थोड़ी कि चीज आपने 15,000 की ली, 22,000 की बेची तो आपको 22,000 प्रॉफिट हो गया, नहीं। पता है ना, ये तो प्रॉफिट तो आपको कॉस्ट निकालना और एक्सपेंस निकालना। कॉस्ट का एक्सपेंस होता है, समझे? ठीक है भाई, ये हो गया 302। ओह सॉरी, 502 परचेज सैमसंग मोबाइल, कॉस्ट ऑफ सेल। परचेज सैमसंग मोबाइल, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, परचेज कॉस्ट ऑफ सेल रहेगा। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। परचेज वीवो मोबाइल, कॉस्ट ऑफ सेल। अब जैसे चार्जर होता है वीवो का, तो मैं यूं बनाता परचेज चार्जर ऑफ वीवो मोबाइल, परचेज चार्जर ऑफ नोकिया, अगर अलग अलग चार्जर आ जाए तो। ठीक है भाई। अब क्या रह गया? एक्सपेंस 601। रेंट एक्सपेंस क्या टाइप होगी? एक्सपेंस ही होगी इसकी टाइप। इसकी टाइप एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस की। देखिए रेंट एक्सपेंस की टाइप एक्सपेंसेस। अच्छा, सैलरीज एक्सपेंस, टाइप एक्सपेंस। ठीक है। टी एक्सपेंस, टी एक्सपेंस की टाइप भी एक्सपेंस। लंच एक्सपेंस, टाइप एक्सपेंस। हाँ, बिल्स ले लें, टाइप एक्सपेंस। यूटिलिटी बिल मैंने बनाया है, वैसे ये यूटिलिटी बिल नहीं बनाना चाहिए, अभी बताता हूं क्यों। यूटिलिटी बिल नहीं बनाना चाहिए अकाउंटेंट को, बता रहा हूं। अलग अलग बनाने चाहिए, के इलेक्ट्रिक अलग, गैस अलग। यूटिलिटी का मतलब है जितने बिल्स भी हैं, पानी का भी बिल आ रहा है, गैस का भी बिल आ रहा है, बिजली का भी बिल आ रहा है, केएमसी का भी बिल आ रहा है, हो सकता है ना। आप सारे यूटिलिटी में डाल सकते हैं, लेकिन जो सही अकाउंटेंट है वो उसको अलग अलग नामों से बनाएगा। के इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंस अलग, गैस बिल एक्सपेंस अलग, वाटर बिल एक्सपेंस अलग। क्या बताया मैंने? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बोला आपसे? अभी कुछ बोला है मैंने, बताया क्या बोला था? आगे क्या बोला था? फिर क्या बनाना चाहिए? हाँ, अलग अलग बनाने चाहिए। ठीक है भाई। अलग अलग से क्या होता है कि जब आपका ऑडिट होता है ना, कंपनी में ऑडिट होता है, यानी चेकिंग होती है, तो पता चल जाता है इस साल में गैस के कितने पैसे भरे आपने, के इलेक्ट्रिक के पैसे कितने गए पूरे साल में, वाटर बोर्ड के कितने गए। सही है। अगर आप यूटिलिटी बिल में ही बनाते रहेंगे सारे एक्सपेंस, तो वो एक मर्ज होके आ जाएगा। जैसे फर्स्ट करें पूरे साल में आपने 5 लाख रुपए यूटिलिटी बिल एक्सपेंस दिया,
उसमें ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रिक कितना था, वाटर कितना था, गैस कितना, तो अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी अकाउंटिंग होगी। वैसे ज़्यादातर लोग यूटिलिटी बना लेते हैं, फिर वो बाद में फंस जाते हैं। लगता तो सही है लेकिन अलग अलग बनाइएगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, आखिरी बना लेते हैं। क्या नंबर था ये? 5 हो गए ना ये। डोनेशन एक्सपेंस, चलिए जी, ये भी एक्सपेंस है। डोनेशन एक्सपेंस कर दिया है। बहरहाल एक्सपेंस हजारों बना सकते हैं आप लोग, सही। यहां तक काम खत्म हो गया। किस चीज का? चार्ट अकाउंट खत्म होगा। अगर चार्ट अकाउंट को देखना हो, प्रिंट आउट चाहिए, तो क्या करेंगे? रिपोर्ट्स, फिर जनरल लेजर, जनरल लेजर, चार्ट अकाउंट्स। ये तो जनरल लेजर, एक मिनट, कहाँ चला गया? कैश अकाउंट, अकाउंट, जनरल अकाउंट, बैलेंस, रिपोर्ट्स, ये रहा चार्ट अकाउंट, ठीक है। चार्ट अकाउंट की लिस्ट आ गई। अगर प्रिंट आउट निकालना है तो यहीं से निकलेगा, सही। अच्छा भाई, अब चार्ट अकाउंट के बाद कितने स्टेप्स हो गए? पहला स्टेप कंपनी बनाना, दूसरा स्टेप चार्ट अकाउंट बनाना, तीसरा स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना। तो तीसरा स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 3, ओपनिंग बैलेंसेस पुट, ओपनिंग पुट करें, ओपनिंग बैलेंसेस इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, पुट ओपनिंग बैलेंसेस इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। देखिए ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, मैं समझा देता हूं। अगर आपकी कंपनी, ओपनिंग बैलेंसेस कब डाले जाते हैं, कब नहीं डाले जाते, ये भी तो पता हो। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो पुरानी है, तो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। इफ यू आर वर्किंग विद अ कंपनी दैट इज ओल्ड, तो यू हैव टू पुट द चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस। अगर कंपनी पुरानी है, 10 साल 20 साल, और आप उसके लिए पीएचडी का काम आज कर रहे हैं, तो उसके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। कैश भी होगा, फर्नीचर भी पहले से मौजूद होगा, सप्लाईज भी। लेकिन कंपनी फ्रेश हो, न्यू हो, तो ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते, फिर जनरल एंट्रीज से काम शुरू होता है। ये बात आप लोग अगर नोट करना चाहें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस पुरानी कंपनी के लिए होते हैं और नई कंपनी के लिए जनरल एंट्रीज होती हैं। क्योंकि वो पुरानी कंपनी के तो पड़े हुए होंगे ना, पहले से बैंक भी पड़ा होगा, उसका कैश भी पड़ा होगा, फर्नीचर भी पड़ा होगा, सप्लाईज भी होंगी, तो उसका डालना पड़ेगा कि इतना इतना मौजूद है। नई कंपनी है, जैसे पहली मर्तबा वो कंपनी इन्होंने बनाई है, तो उनका तो इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होगा सारा काम। इन्वेस्ट किया, फिर फर्नीचर खरीदा, फिर ये किया, वहां से काम शुरू होगा। तो ओपनिंग बैलेंस रखेंगे अगर पुरानी कंपनी है। इन्वेस्टमेंट बाद में भी हो जाती है पुरानी कंपनी में, लेकिन एक रीजन दे रहा हूं, फिर भी हम चार्ट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस रखना सीख लेते हैं। कैसे करते हैं? तो ओपनिंग बैलेंस रखने का तरीका क्या है? दोबारा से मेंटेन में जाएं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं, ठीक है। दोबारा से किस में गए? चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गए। अब देखिए यहां पे एक आपको बटन नजर आ रहा है, अकाउंट बिगिनिंग बैलेंसेस, यही ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। बिगिनिंग बैलेंसेस या ओपनिंग बैलेंसेस एक ही बात है, नजर आ रहा है, अकाउंट बिगिनिंग बैलेंसेस, सही है। अब आपको इसमें वो वाला महीना लेना है जिससे आपने शुरुआत की थी। पता आपको किससे की थी हमने शुरुआत? 2021 की जनवरी से की थी, है ना। जनवरी 2021, 112021, 1121। देखिए मैंने जो मंथ लिया है वो 1121 लिया है, यानी पहली तारीख, पहला महीना 2021। लेट सपोज हम जब से डालना शुरू कर रहे हैं, यानी हमने वो महीना बताया जब से ओपनिंग बैलेंस शुरुआत में आ रहा है, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है भाई। अब कैश कितना पड़ा हुआ है? सपोज 10,000। पेटी कैश कितना है? 2,000, ज़हन में रखिएगा। बैंक में कितना पैसा पड़ा है? एचबीएल में 2 लाख। अच्छा जी, एमसीबी में हमारा कितना अमाउंट है? 50,000।
सही है। ऑफिस की सप्लाईज कितनी मौजूद है ऑफिस में, अंदाजे से बताया 4000। ये बात समझ में आई है नहीं किसी के? ऑफिस ये ओपनिंग बैलेंस क्यों डाल रहे हैं? और अभी क्या बताया था मैंने, ओपनिंग बैलेंस कहाँ डाला जाता है कहाँ नहीं। पुरानी कंपनी है 10 साल 20 साल, जैसे करीम कारोबार है, आप जाके पीएचडी पे काम शुरू करें, आप इसको जॉब दे देता है वो आपको, तो आप उसके पूछेंगे ना आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं इस वक्त, आपके कैश में पैसे हैं। अगर वो बोले नहीं है तो जीरो कर दें आप, भाई वो नहीं बताना चाह रहा तो जीरो कर दें। लेकिन मजबूरी होगी, उसको मालिक को बताना पड़ेगा अगर अकाउंटिंग सही चलानी है कि इस वक्त मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, या 1 करोड़ या 1 लाख या 50,000। अगर वो नहीं बताएगा अकाउंटिंग खराब करेगा। तो ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। ऑफिस सप्लाईज भी मौजूद हैं, ऑफिस के इन्वेंट्री भी मौजूद है, ऑफिस कंप्यूटर भी मौजूद है। आप ये सबकी ओपनिंग बैलेंस डालेंगे और आखिर में जो टोटल आएगा, इसका टोटल देखें कितना बन रहा है, जरा पढ़िएगा, 2,66,000। इसको कैपिटल के सामने आप बराबर करेंगे, ये बात लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पहला तो हमारा स्टेप खत्म हो जाएगा, कम से कम जो मेन स्टेप्स हैं अभी 5 मिनट में ख़त्म हो रहे हैं, ताकि फिर ऑफ करें आप लोग फिर लंच के बाद। 2,66,000 को कैपिटल के सामने दोबारा टाइप करें। इधर जो 2,66,000 आया है इधर वाले कॉलम में, उधर वाले कॉलम में कैपिटल के सामने डाल के वो टोटल अमाउंट बराबर करेंगे, फिर ओके करेंगे। ये बात लिख लें आखिरी, ऐसा ना हो कि आप उसको ओके कर दें डायरेक्ट। भाई देखे ना, एसेट आपके 2,66,000 के हैं, जो अभी मैंने जल्दी में 4 में डाले, फर्नीचर वगैरह नहीं डाला मैंने 3 कैश डाला है मैंने, पेडी कैश और दोनों बैंक। फर्नीचर भी है वैसे, मैंने नहीं रखा, जल्दी में मैंने 4 चीजों में ओपनिंग बैलेंस डाला है। तो जितना टोटल एसेट्स का बना है वो टोटल कैपिटल के सामने लिखना लाजमी है, फिर ओके करेंगे आखिर में। ये बात लिख लें, अपने बाकी स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा अगर कोई मिस्टेक करता है बाद में, कि देखिए जब यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाला है ना आपने, तो वो कैपिटल में भी उतना ही अमाउंट डाल के बराबर करेंगे। अगर आप ओके कर देते हैं गलती से तो पीएचडी एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन वो एक एरर कहलाएगा। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये एरर आया था, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया था इसकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो लोग किसी और से पढ़े थे पहले, एरर्स आ गए थे। यही एरर्स छोटे छोटे करते करते बिलियंस के रिकॉर्ड्स इधर उधर हो रहे थे, फिर दोबारा मुझे बुला के उन्होंने सही करा, ट्रेनिंग ली, चंद साल पहले की बात है। तो कहने का मकसद है छोटी छोटी मिस्टेक से बचना होगा। अकाउंटेंट, आप क्या समझ, अकाउंटिंग का काम मजाक होता है? 1 रुपए की भी एंट्री करनी पड़ती है आपको। अगर 1 रुपया भी कहीं से आया है ना, वो भी लिखेंगे रजिस्टर में। यह नहीं होता कि बस 1 रुपया छोड़ दो, लाखों की एंट्री भी 1 रुपए की भी वो भी लिखनी होगी। अकाउंटेंट का भाई हिसाब किताब क्या होता है, घर में अम्मी आपसे हिसाब किताब लेती होंगी, 1 रुपया या 10 रुपए का भी तो पूछेंगी ना, ये अकाउंटिंग का काम है। ठीक है भाई, तो क्या करना है, जितना आपका टोटल एसेट्स में 2,66,000 बना था, वो कैपिटल के सामने वैसे ही अमाउंट लिख के अब ओके कर दें। सही है? अब आपकी बैलेंस शीट या जो रिपोर्ट्स हैं ओके हैं, यानी जो लेफ्ट साइड पे था उतना ही अमाउंट, क्योंकि मैंने शुरू में क्या कहा था, जितना डेबिट होगा उतना ही, तो ये सब डेबिट था लेफ्ट पे, राइट पे क्रेडिट किया मैंने उतनी से। डेबिट 2,66,000 था, तो मैंने क्रेडिट भी कैपिटल में 2,66,000 किया। ठीक है भाई? तो अब क्योंकि ब्रेक टाइम है, तो सॉफ्टवेयर को भाई कहां से रोकना है, इनको बुला लें। सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग वाला कहां से रुकेगा, किसी को पता है? कहाँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है? नहीं देखिएगा, नहीं तो अनीस भाई को बुला लें। पता नहीं कौन सा वाला चल रहा है, ये वाला ही है ना? अरे यार, ये तो मैं दोबारा तो नहीं चला दिया। कहाँ पे ये है? नहीं नहीं, ये नहीं है, तो माइक्रोफोन लगा हुआ है। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, पता नहीं भाई, उन्होंने ही चलाया था, मैं इसलिए चलाया भी नहीं था। उनको बुला के पूछ लो ना, हो सकता है चल रहा हो।
ये आ गया, मिल गया। यही है ना, देखो स्टॉप कर दूंगा, F10 दबा दूंगा।